बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। सबसे आगे में खुश आमदीद। आई होप अपने दिन का आगाज़ आप कर चुके होंगे या फिर करने वाले होंगे। अगर आपने नहीं किया है तो हम हाजिर हैं, हमारे साथ कर लीजिए। हम आपकी सुबह जो है उसको इन्फॉर्मेटिव भी रखेंगे, आपको अपडेट भी करेंगे और डेफिनेटली एंटरटेनमेंट का तड़का तो होता ही है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मेरा नाम अनम अहमद है। आयशा, मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो पिछला 2 से 3 दिन है ये ज़रा सख्त इसलिए रहे हैं कि जो आलमी तौर पर जो सूरत हाल है और ख़बरों में हम जो देख रहे हैं और जो ईरान में ख़ास तौर पर इसराइल ने जो अटैक किया और उससे जो शहादतें हुई हैं, थोड़ा अफसरदा सा ये वीकेंड मेरा तो गुजरा है। आपका कैसा? मेरा वीकेंड तो टीवी के आगे गुजरा है, हाथ में मोबाइल था और ऑल द टाइम मैं एक्स के ऊपर देख रही थी और सोशल मीडिया पे देख रही थी कि क्या खबरें आ रही हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप तंग भी आ जाते हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाई जा रही है, एंड देन इतनी डिप्रेसिंग न्यूज़ भी आ रही होती है समटाइम्स, तो आपको एक ब्रेक लेना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मैंने ब्रेक लिया बीच में, ये ज़रूरी था। नहीं, वो ज़रूरी है, उस सैनिटी के लिए ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्रेक लेते रहा करें। तो आगाज़ हम इसी कॉन्फ्लिक्ट से कर लेते हैं कि ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। सुबह सवेरे 100 से ज़ायद मिसाइल दागे हैं और तल अबीब, हैफा, यरूशलम धमाकों से गूंज उठे हैं। शिमाली मकबूजा इलाकों की बात करें तो वहाँ पर ईरानी ड्रोन्स की भी परवाज़ें देखी गई। ईरानी मिसाइल हमलों में हैफा पावर प्लांट तबाह हो गया, जबकि तल अबीब में मिसाइल हमलों के नतीजे में 25 इसराइली ज़ख्मी हो गए हैं। अब पूरी दुनिया जो है उसके अंदर बहुत ही कम ममालिक ऐसे हैं, या मैं कहूँगी कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट कर सकता है, लेकिन ईरान ने रिटेलिएट किया है और ऐसे जगहों पर अटैक किया है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं कि इसराइल ऐसा नक्शा पेश कर रहा है कि दुनिया शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो उन चीज़ों को रोकने में, वो जो मिसाइल ईरान की जानिब से फायर किए गए उनको मार गिराने में नाकाम होगा। किसी हद तक कामयाब भी हुआ, लेकिन वो अटैक अपनी जगह पर होगा। जिन अहदाफ को निशाना बनाया जाना था उनको निशाना बनाया जाएगा बाकायदा तौर पर। ये जो हम मनाजिर में भी दिखा रहे हैं ये शायद दुनिया के लिए एक सरप्राइज। काफी नुकसान हुआ इसराइल को, बिजली की फराहमी वहाँ पर मुअत्तल हो गई है। इराक में अगर हम बात करें, अमरीकी कौंसल खाने जो है उसके करीब ड्रोन गिरकर तबाह हुआ और अभी तक वीकेंड के अंदर खास तौर पर हम न्यूज़ पर अब ट्रांसमिशन तो देखते ही रहे हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आई है वो अपने नाजरीन को बता देते हैं कि इजरायली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर अटैक किया गया। उसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जो हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि तेहरान जंग बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले अपने दिफा में हमने किए हैं और ये हक हम रखते हैं यूएन के चार्टर के मुताबिक। और इसराइल ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करके रेड लाइन अबूर की है। दुनिया को इसराइली जारियत का नोटिस लेना चाहिए। इसराइल के हमले अमरीकी हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं थे। ईरान बार बार ठहरा रहा है जिम्मेदार अमरीका को भी, और अमरीका का भी एक स्टेटमेंट आया सदर ट्रंप का, वो ये कहते हैं कि हम हो सकता है कि इसराइल के साथ हम भी शामिल हो जाएं इस जंग में, लेकिन अगर रशिया दरमियान में आता है, वो सालिसी करता है, देन हम उसको वेलकम भी करेंगे। खैर, इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं और किस तरफ जा रही है ये सारा मामला। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सफ़ीर हैं सईद मोहम्मद खान साहब। आप इनको गाहे बगाहे मुख्तलिफ टीवी चैनल देखते रहे हैं और हम न्यूज़ पर भी अपना तज्जिया और एनालिसिस पेश करते रहे हैं वो करंट कॉन्फ्लिक्ट के तनाजुर में। सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे सर। थैंक यू सो मच खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले तो ये जो सिचुएशन बन चुकी है, ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है, डिड यू एक्सपेक्ट इट कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा? क्योंकि सब समझ रहे थे कि इजराइल ने अटैक कर दिया, अब तो पता नहीं क्या होने वाला है। शायद जो वेस्टर्न कमेंटेटर्स थे उनके लिए तो एक सरप्राइज था, लेकिन जो हम इस इलाके में रहते हैं और जो ईरान को उसकी हिस्ट्री के ताल्लुक से जानते हैं, दिस वाज एक्सपेक्टेड। दिस वाज एक्सपेक्टेड। देखिए, ईरान एक ऑर्डिनरी मुल्क नहीं है, उसकी 4000 साल सिविलाइजेशन है। तेहरान हैज़ बीन अ कैपिटल फॉर मोर देन 4000 ईयर्स, ठीक है ना। सो हमें जो है क्या कहते हैं, कभी ये सोचना नहीं चाहिए था कि वो बिल्कुल से ईरान जो है इजराइल की एग्रेशन को बर्दाश्त कर लेगा। मेरा ख्याल है कि इजराइल ने और उसके हलीफों ने ईरान को गलत रीड किया। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बुरी है, इतने मेरे ख्याल अब 15 साल हो गए उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बुरी है। उनके जो कमेंटेटर्स हैं वहाँ के, वो ये कहते हैं कि इंटरनली भी जो ये आयतुल्लाह रजीम है वो इतनी पॉपुलर अब नहीं रही जितनी पहले थी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद एक ईरानी है,
और जब आप एक ईरान को अटैक करेंगे तो सब मुत्तहिद हो जाएंगे। जिस तरह भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की इजराइल ने, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने, कि वो आयतुल्लाह रजीम जो है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अपराइजिंग की भी कोशिश की गई बार बार ईरानी लोगों को एड्रेस करके नेतन्याहू की तरफ से। यू थिंक ये कामयाब हुई या बिल्कुल इसका कोई फायदा नहीं हुआ? पार्शियली। देखिए जो पहला दिन था ना वो दैट वाज अ डे ऑफ सरप्राइजेस फॉर इवन ईरान। ठीक है ना, उनका एक मासिव इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था कि जिसमें उनकी मिलिट्री हायरार्की और जो टॉप साइंटिस्ट थे उनको मोसाड ने टारगेट किया और उनको शहीद किया। ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी कि किस तरह इतना अंदर आके उनके पास इतना होता। और अभी जो 2-3 दिन से खबरें निकली हैं उससे ये पता चला है कि मोसाड का एक प्रॉपर ऑपरेशनल सेल तेहरान के अंदर मौजूद है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है वहाँ, और उनमें ज्यादातर इंडियंस हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन एंड जस्ट इमेजिन द कोऑपरेशन पास्ट के अंदर ईरान और इंडिया की जो रही है। तो एक तरीके से ये तो हमारे लिए बहुत यानी कि सिल्वर लाइनिंग है पाकिस्तान के लिए कि हम बड़े अरसे से ईरान को समझा रहे थे कि हम आपके दोस्त हैं, इंडिया आपका दोस्त नहीं है। और अब इस वाक़ये ने तो इस चीज़ को आई एम श्योर ईरानियंस को कन्विंस कर दिया होगा कि उनके सच्चे दोस्त पाकिस्तानी हैं। जैसे अफगानिस्तान और फिर भारत के ताल्लुकात, और हम कह रहे थे कि हम आपके दोस्त हैं और इंडिया आपका कोई दोस्त उस तरह से नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की हम बात करें तो हम ये भी साथ साथ बता देते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस वक्त चल क्या रहा है ईरान के मामले पर। ईरान के सदर से सऊदी वलीअहद और इराकी वजीर आजम का राब्ता भी हुआ है और मोहम्मद बिन सलमान ने इस बारे में ये कहा है कि ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुंचाने की जो है वो हम मजम्मत करते हैं। साथ ही साथ इसराइली हुकूमत ये चाहती है कि अमरीका जंग में शामिल हो। ये सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है। पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की हिमायत में मुत्तहिद है। इराकी वजीर आजम की भी ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। इस सारे सिनेरियो में ये जो सऊदी अरब का रोल है, इस तरह की स्टेटमेंट्स आना और ख़ास तौर पर ये कहना कि पूरी मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद है, ईरान के पीछे खड़ी है, दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि सऊदी अरब ईरान के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता है? बिल्कुल नहीं। आई थिंक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ये जो स्टेटमेंट है ये एक जिसको कहते हैं कि एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज है मुस्लिम दुनिया के लिए। क्योंकि हमेशा जो वेस्टर्न जो लीडर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी हम मुसलमानों के ऊपर अटैक करेंगे तो हम उनको शिया सुन्नी डिवाइड के अंदर सेपरेट करके हम उनको वीक कर सकते हैं। और दो ऐसे मुल्क ईरान और सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री रही है। जी, अब जो है मैं जो आपने जब पहले सवाल किया था मैं ये कहना चाह रहा था कि पहला दिन तो इजराइल के लिए वॉज अ डे ऑफ सक्सेस, लेकिन जो दूसरा और तीसरी रात थी हैज़ बीन अ स्टोरी ऑफ एग्नी फॉर देम। एक्शन रिप्ले फील नहीं होता आपको इंडिया पाकिस्तान की मुझे तो लगता है कि तल अवीव गाजा ना बन जाए। मुझे लगता है कि मिलकर बैठकर ये दोनों प्लान्स बनाए गए थे, जिस तरह से इंडिया ने अटैक किया एंड पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। और इजराइल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सरजमीन के ऊपर इस तरह के धमाके होंगे, इस तरह की आग लगेगी और इस तरह उसके लोगों को शेल्टर्स में जाना पड़ेगा। आई थिंक इररिस्पेक्टिव जो ईरान ने रिस्पॉन्स दिया है, मेरा ख्याल हम बजाय पीस से दूर होने के पीस के करीब आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है इस इलाके के अंदर। अभी तक इजराइल जो था वो अग्रेसर इसलिए था कि उसको एक फ्री चिट मिली हुई थी कि उसका जब दिल चाहता था, जिस मुल्क में चाहता था, वो चढ़ दौड़ता था। बुली बना हुआ था। एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी स्टेट भी नहीं इसको कहना चाहिए, लेवाइथन इसको फोर्स कहना चाहिए, क्योंकि जिसकी अपनी अभी हैसियत जो है वो क्लियर नहीं है, उसके बारे में उसको पता नहीं है, लेकिन वो एक बुली की हैसियत से किरदार अदा कर रहा है। आप ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं जबकि आप खुद न्यूक्लियर कैपेबल है। एग्जैक्टली, ये किस तरह से कोई मुल्क डिक्टेट कर सकता है कि भाई हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं, आप नहीं बन सकते? ये किस हैसियत? ये जैसे गांव का एक चौधरी होता है ना कि मैं चौधरी हूँ और बाकी सारे कमी है। ईरान ने तो ये साइन किया हुआ है ना कि वो नहीं एनपीटी उसके मुआहदे पे और वो अभी तक कायम है। यानी कि मैं तो इस चीज पे हैरान हूँ कि वो अभी तक कायम है। क्यों उनको तो चाहिए कि अगर प्रॉब्लम मैं आयतुल्ला की जगह होता तो हम कहते हैं कि जी के यानी कि एटम बॉम्ब का धमाका करें और एक रीजनल बैलेंस क्रिएट करें। लेकिन जो भी ईरान ने अभी खासतौर पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स और हाइब्रिड ड्रोन्स जो इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने जो डिस्ट्रक्शन की है उससे एक पावर बैलेंस इस इलाके में आता जा रहा है। अच्छा, और जो मुसलमानों को जो है ना, जो उसके इजराइल के इर्द गिर्द मुसलमान कंट्रीज हैं, उनको भी हिम्मत बनती जा रही है कि इजराइल जो है ना इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं है, उसको भी
यानी चैलेंज किया जा सकता है। G7 समिट एक्सपेक्टेड है इस वीक के अंदर हो जाएगा और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अमेरिका के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाल रही हैं कि भाई उनको मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आप लेकर आएँ। उस सिनेरियो को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? दैन GCC इजलास भी होने वाला है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, उसके किरदार के बारे में क्या राय है आपकी? जब हम प्रोग्राम से पहले बात करें तो मैं आपसे कह रहा था कि अब नैरेटिव बिल्डिंग जो है और जो है ना वो अब ईरान के हाथ में चला गया है। आज चौथा दिन है, ठीक है। ये ईरान पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी नेगोशिएटिंग टेबल पर आना चाहते हैं। मुज़ाकरात तो पहले भी वो कर रहा था, इस सारी सिचुएशन को क्रिएट करने का क्योंकि इस वक्त जो है ना ईरान की जिसको कहते हैं इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया था, ठीक है ना। और उन्होंने जो क्या कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से इस दुनिया में और इस इलाके में पीस को प्रमोट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी इस कोशिश को उनकी कमज़ोरी समझा गया था। और यानी कि इसी थिंकिंग के साथ इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था। अब जबकि आयरन डोम जो है जो इजराइल का, वो अब दिन ब दिन वीक होता चला जा रहा है, उनके मिसाइल्स कम होते चले जा रहे हैं और यहाँ से मिसाइल्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है ईरान की तरफ से। खबर आई है कि अमेरिका तरसील तो कर रहा है असलहे की खुफिया तौर पर इजराइल को। इस वक्त जो है ना चक्कर ये है कि आप कितने मिसाइल मारेंगे। ईरान के पास 3000 प्लस मिसाइल्स हैं जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। इतने तो आयरन डोम के अंदर नहीं है। अगर आप कहेंगे 1000 भी हैं या 1500 भी हैं अमेरिका के भी मिला के, तो आप 1500 मिसाइल्स तो फिर भी बीच में से गुजर जाएंगे। ईरान ने भी अंडर एस्टिमेट किया, इजराइल ने भी अंडर एस्टिमेट किया ईरान की पावर को। जी मेरा ख्याल है बहुत क्योंकि उनकी वो ये नहीं सोच रहे थे कि ईरान के पास मिसाइल ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस तादाद में हैं कि वो इतनी देर तक उनके ऊपर मिसाइल्स फेंक सकते हैं। वैसे तो इंटेलिजेंस एजेंसी जो इसराइल की है वो बड़ी स्ट्रांग है, तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इसराइलीज के जहन में होगी कि ईरान इतने बड़े पैमाने पर अटैक कर सकता है। मुसाद जिस तरह से पेनिट्रेट कर चुका है असल में के अंदर। जब आप दुश्मन के साथ मुकाबला करते हैं तो आप ना सिर्फ उसकी मिलिट्री पावर को देखते हैं, आप जो लीडर्स हैं उनको भी स्टडी करते हैं, ठीक है। और जो लीडर्स थे ईरान के वो बड़े प्रेगमेटिक और सुलह पसंद लीडर्स थे जिनको इन्होंने कत्ल कर दिया, ठीक है। अब ये जो नए आए हैं ये उस तरह बिहेव नहीं करे जिस तरह इनके पहले वाले लीडर्स बिहेव करे थे। अब ये दे आर बिहेविंग वेरी एग्रेसिवली और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान इतना एग्रेसिव होके करेगा। अगर आपको याद हो कि जनवरी 2024 में जब इस तरह का एक एक्सचेंज हुआ था बिटवीन इजराइल एंड ईरान, तो ईरान ने बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि सिंबॉलिक किस्म के मिसाइल्स फेंके थे। लेकिन अब तो यानी कि पूरी दुनिया इंक्लूडिंग द वेस्ट, अगर आप आज सुबह आप वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स के कमेंट सुने तो दे आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय द रिस्पॉन्स ईरान हैज गिवन। इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में लोग पाकिस्तान से बड़े इंप्रेस हुए थे। सदर ट्रंप की बात करते हैं तो उनका एक बयान भी शामिल करते हैं। एक मरतबा फिर से वो इसराइल की हिमायत में खुलकर सामने आए हैं, उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है और साथ ही साथ कहा है कि इसराइल को उसके दिफा का हक हासिल है, उसकी हम हिमायत करते हैं। ईरान पर इसराइली हमले रोकने से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने खामोशी इख्तियार कर ली और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर हो जाएगा, लेकिन ऐसे मामलात के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? ट्रंप गेम क्या है ये ट्रंप की, ये समझ नहीं आ रही है। व्हाट डज ही वांट? कंफ्यूज हैं, लोगों को कंफ्यूज करें, दुनिया को कंफ्यूज करें, क्या चाहते हैं? मेरे ख्याल वो खुद कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। वो उनका दिल चाह रहा है कि इजराइल की मदद करें। आई वाज ऑब्जर्विंग हिज बॉडी लैंग्वेज, वो वैसी नहीं है जैसी नॉर्मली होती है, ठीक है ना। पहले तो देखिए इट वुड बी नाइव टू थिंक कि इजराइल ने ये अटैक अमेरिका की मर्जी के बगैर किया होगा, ठीक है। सो वो एक टेस्ट, जिस तरह इंडिया को एक टेसिट अप्रूवल हासिल थी कि ठीक है पाकिस्तान पे अटैक कर दें, थोड़ा सा पनिशमेंट दे दें, इनको लाइन पे ले आएं, इसी तरह इजराइल को भी ये इजाज़त थी कि जी कि आप ईरान को अटैक करें और उसको इन लाइन लेकर आएं। अब जो रिस्पॉन्स आया है ना ईरान का, उसने सबको हैरान कर दिया। और यही मैं आपसे कह रहा हूं कि अब ईरान डिसाइड करेगा कि कब वो नेगोशिएटिंग टेबल पे जाना चाहते हैं। देखिए जब भी आप नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं आपको यू हैव टू सिट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर। आप
जिस तरह एक बड़ा फेमस पाकिस्तान में सेइंग चलती है, पावर टॉक्स टू पावर, ठीक है ना। सो ईरान जब तक वो पावर हासिल नहीं कर लेगा, जो स्लोली एंड ग्रेजुअली इजराइल से शिफ्ट होकर ईरान के हाथ में आ रही है, वो नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं बैठेगा। अच्छा, आपको क्या लेकिन मेरे ख्याल में अगले 2-3 दिन में वो स्टेज आ जाएगी, अगर जंग इसी तरीके से एडवांस करती रही, और फिर ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठेगा और अपने टर्म्स के ऊपर इजराइल के साथ उसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा सिचुएशन को। खान साहब साथ ही रहिएगा, एचपी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त जंग जारी है, वो मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक ने इस तनाजुर में अपनी फ़िज़ाई हदूद को बंद कर दिया है, एयर स्पेस बंद हो गई है, जो कि ज़रूरी भी थी, जिनमें ईरान शामिल है, इराक शामिल है, शाम शामिल है, उर्दन और ख़ुद इसराइल भी डेफिनेटली शामिल है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर आलमी फ़िज़ाई ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और कई गैर मुल्की एयरलाइंस ऐसी है जिन्होंने अपने रूट्स तब्दील करते हुए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एमिरेट्स समेत बड़ी एयरलाइंस जो हैं, बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस, अब शिमाली अमरीका, मिस्र और दीगर ममालिक के लिए पाकिस्तान से गुजर कर अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बुहेरा कैप्सियन, आज़रबाईजान और तुर्की के जरिए आगे जा रही है। जी हाँ, ये नई सूरत हाल पाकिस्तान की एविएशन पोजीशन और जोग्राफी अहमियत को एक नई सतह पर लेकर गई है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ एविएशन एक्सपर्ट ताहिर इमरान साहब। बहुत शुक्रिया ताहिर इमरान साहब, हमें वक्त देने के लिए। ये जो अभी मौजूदा सिचुएशन है, जंगी सूरत हाल है, ऐसे में जो एयर स्पेस है बंद कर दी गई है छः मुख्तलिफ ममालिक की, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा और पाकिस्तान की एयर स्पेस कितनी ज्यादा यहाँ पर इसका इस्तेमाल बढ़ गया? देखें, एक तो ये है कि जो ये एयर स्पेस की क्लोजर है मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ मुल्कों का, जिनका आपने नाम लिया, वो उनमें से बाज़ मुल्क जो हैं उनकी परमानेंट है, यानी कि वो कंटिन्यूसली एयर स्पेस बंद रहती है, जबकि बाज़ मुल्क जो हैं वो ऑन एंड ऑफ उसको बंद करते हैं और ओपन करते हैं। तो इस वक्त अगर हम बात करें, जब ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, सो ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इसराइल की एयर स्पेस और कुवैत की एयर स्पेस जो है वो कम्प्लीटली बंद है, उसके ऊपर आपको कोई तैयारा नजर नहीं आता। और जो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस हैं, वो जैसा कि आपने बताया, उनमें से बहुत सारी एयरलाइंस पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज कर रही हैं, और दूसरा जो है वो सऊदी अरब की एयर स्पेस यूज करके जो इजिप्ट और बुहेरा अहमर जो है उसके ऊपर से बुहेरा रूम वाला रूट इस्तेमाल कर रही हैं। और पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो इसलिए अहमियत इख्तियार कर गई है क्योंकि पाकिस्तान एक कॉरिडोर प्रोवाइड करता है। आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान की एयर स्पेस काफी अर्से से बंद थी, अब उस सिचुएशन को भी नॉर्मलाइज किया गया है, तो अब पाकिस्तान वाला जो कॉरिडोर है वो ज्यादा वायबल बनता है। बहुत सारी जो यूरोप की एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की एयर स्पेस दोनों इस्तेमाल करती हैं, और बात सिर्फ पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके नॉर्थ में जाती हैं। इससे तो पाकिस्तान को मौशी तौर पर भी कोई फायदा होगा? जो सारी ज़ाहिर ट्रैफिक का रुख है वो मोड़ दिया गया। बिल्कुल, देखें, हर जहाज जो पाकिस्तान के ऊपर से गुजरता है उसका जितना वजन होता है, यानी जहाज का जो ओरिजिनल वेट है, उसके हिसाब से वो उसकी प्राइस होती है, और वो यानी पर टन जो है वो सिविल एविएशन के रेट्स हैं और वो डॉलर्स में पे करते हैं। तो पाकिस्तान सिविल एविएशन इससे बहुत अच्छी कमाई करेगा। राइट। अच्छा ताहिर साहब, आई नो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब इंडिया पाकिस्तानी कॉन्फ्लिक्ट था उस वक्त भी एयर स्पेस बंद करने की बात हुई थी और हुई भी थी। एक दिन में नुकसान कितना होता है किसी भी मुल्क को अगर एक एयर स्पेस बंद कर दी जाए एक दिन के लिए? और इस वक्त 6 कंट्रीज के बारे में पता चला है कि उनकी एयर स्पेसेस बंद है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कितना नुकसान होगा एविएशन इंडस्ट्री का वर्ल्ड वाइड? देखें, एक तो सबसे इस वक्त खास तौर पे ओवरऑल जो ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री है उसको तो नुकसान बहुत होगा, लेकिन इंडियन जो एविएशन इंडस्ट्री है उसका तो बहुत ही बुरे दिन हो गए। वो कहते हैं ना, गरीबों ने रोजे रखे और दिन लंबे हो गए। तो उन्होंने, पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद हुई थी, अब ये मिडिल ईस्ट की एयर स्पेस भी बंद है, तो अब उन बेचारों के पास वो भटिंडा वाला रास्ता है जिससे होके वो यूरोप की फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे। ऊपर से ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, कीमतें तेल की बढ़ गई हैं, तो तेल की कीमतें बढ़ने से ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को तो नुकसानात मजीद होंगे, उनके खराजात भी बढ़ जाएंगे, लेकिन इंडियन एयरलाइंस के बहुत ज्यादा नुकसानात होंगे। और मैंने कुछ अर्सा पहले जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि महीने के अंदर इंडियन एयरलाइंस को तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि अब ये मल्टी बिलियन डॉलर्स की हम बात करें। ओवरऑल डिपेंड करता है कि एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान फॉर एग्जांपल एक मुल्क है तो उसको ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो बहुत कॉमनली यूज होती है, टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह। लेकिन बाज ममालिक की एयर स्पेस बंद होने से इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर हम बात फिगर्स में करना चाहते हैं
तो कपल ऑफ $100 मिलियन यानी $200-300 मिलियन का नुकसान अगर कंसिस्टेंटली 2-3 हफ्ते महीने के लिए बंद होती है स्पेस। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी एयरलाइंस जो है राइट नाउ वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज कर रही हैं? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है इसके बारे में भी बता दीजिएगा जरा। देखें, एक तो इस वक्त मैं यानी कि मेरे सामने फ्लाइट रडार खुला हुआ है और मैं इस वक्त फ्लाई दुबई की फ्लाइट्स देख रहा हूँ, फिन एयर की देख रहा हूँ, सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट्स हैं, उसके अलावा अस्ताना एयर अस्ताना की फ्लाइट है। इसी तरह फ्लाई डोमेस्टिक जो पाकिस्तान की एयरलाइंस है वो तो है ही हैं, मलेशियन एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, जो ब्रिटिश एयरवेज है, उसके अलावा वर्जिन अटलांटिक है। यूरोप की तमाम मेजर एयरलाइंस जो हैं वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करके और पाकिस्तान की एयर स्पेस जाहिर है पाकिस्तान की अथॉरिटी इसको हैंडल करने के लिए कितनी तैयार है, चूंकि ये गैर मामूली जो एयर ट्रैफिक है उसको हैंडल करना पड़ रहा है इस वक्त पाकिस्तान को? देखिए, कन्वेंशनली पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो काफी ट्रैफिक हैंडल करने की एक्सपीरियंस रखती है। नाजरीन के कंटेक्स्ट के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की एयर स्पेस 2 हिस्सों में तकसीम है, एक नॉर्दर्न हिस्सा है और एक सदर्न हिस्सा है। कराची एक कंट्रोल करता है और दूसरा जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद। तो जहाज जो है वो बुनियादी तौर पे ट्रैफिक कंट्रोल से, मसलन वो अगर अफगानिस्तान वाली साइड से आएगा तो वो पहले इस्लामाबाद से कनेक्ट करेगा, फिर लाहौर से, और फिर वो आगे इंडिया की तरफ जाएगा। जबकि अगर आप नीचे साउथ की तरफ जाते हैं तो वो कराची से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की सिविल एविएशन, उनके पास जो इक्विपमेंट है और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो काफी सफिशिएंटली इनफ है इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए, बल्कि इससे ज्यादा प्रेशर को हैंडल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने माजी में इसको हैंडल किया हुआ है। ठीक है। अगर कशीदगी बढ़ती है ताहिर खत्ते के अंदर, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद जो है वो भी मुतासिर हो सकती है, उसको भी बंद करने की नौबत आ सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक होगा, क्योंकि अभी सही आपसे मेरे से पहले जो गेस्ट बात कर रहे थे, देखें जो इजराइल है वो इस वक्त एक प्रोवोकेशन स्प्री पर है, और अगर उसके मिसाइल लेट्स से फॉर एग्जांपल ईरान के अभी तक जो उसके मिसाइल के टारगेट्स हैं वो सारे के सारे जो वेस्टर्न ईरान है उस तरफ हैं, ईस्टर्न ईरान की तरफ खासतौर पर जो सीस्तान बलोचिस्तान है, इस प्रोविंस में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। गैस के बहुत बड़े ज़खायर इससे हैं और पॉसिबिलिटी है कि उधर भी कर सकता है। तो अगर इस तरफ कुछ होता है तो फिर पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये भी मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान की स्पेस जो वर्टिकली है वो भी 2 हिस्सों में तकसीम है। जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो ईस्ट वाली साइड बंद थी, लेकिन वेस्ट वाली साइड में जहाज गुजर रहे थे। जब सारा एक्शन हो रहा था तब भी जहाज गुजरे हैं उसमें से। तो इसलिए पाकिस्तान की स्पेस 100% बंद होने के मैं नहीं देखता कि ऐसी आपको लगता है कि ये तवील मुद्दती हो सकता है, या आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म है पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस तरह से इतनी बड़ी ट्रैफिक को हैंडल करना? नहीं, पाकिस्तान की एयर स्पेस ये जो फिलहाल है ये तवील मुद्दती नहीं होगा, क्योंकि इवेंचुअली फिर एयरलाइंस री रूट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी, और जो मैंने बताया ना बुहेरा अहमर वाला रूट है और वो उनको ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल है, और इतना ज्यादा देर तक इजराइल इसको सस्टेन कर सकता है, और इतनी ज्यादा देर तक अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर सकता है कि वो इस तरह करे। क्योंकि याद रखें कि हर आयरन डोम का मिसाइल जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्ट करता है, और इतने पैसे जो हैं वो दुनिया के किसी खजाने में नहीं है कि वो पटाखे चलाते रहे हर वक्त। एग्जैक्टली, ठीक है। ताहिर, इन द एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करूंगी कि जो ज़ायरीन, एक तो आपको पता है कि मिडिल ईस्ट या हम गल्फ कंट्रीज़ की बात करें, सऊदी अरब की, वहाँ से जितने भी हज ज़ायरीन हैं उन्होंने वापस अपने ममालिक के अंदर जाना है। उधर से इंफॉर्मेशन आई है वो किस तरह से इन ममालिक के अंदर वापस जा रहे हैं, या फिर अभी उन्होंने अपने स्टे को बढ़ा दिया है? इराक की अगर हम बात करें उसके बारे में बता दें। देखिए, बाज़ मुल्कों के जो ज़ायरीन हैं उन्होंने मिसाल के तौर पे इराक के जो ज़ायरीन हैं, ये जो इस ईरान के हैं, सीरिया के हैं, उनकी वापसी अभी तक शुरू नहीं हुई। उनकी फ्लाइट्स मैं देख रहा था कि उनकी फ्लाइट्स उन्होंने कैंसिल कर दी हैं और वो दोबारा से रीराउट करेंगे। दूसरी जो एयरलाइंस हैं उनकी फ्लाइट्स चल रही हैं। वैसे मैं नाजरीन की जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, अब चूंकि छुट्टियां भी आने वाली गर्मियों की, तो यूरोप वगैरह से दुनिया भर से लोग पाकिस्तान आने का प्लान करेंगे या दूसरे मुल्कों में जाने का, छुट्टियों के लिए जाने का प्लान करेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरा ये ख्याल है कि इन दिनों में सफर जो है वो अशद जरूरी हालात में किया जाए, खास तौर पे मिडिल ईस्ट के गल्फ के मुल्कों का। और पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान इंडिया यानी कि जो इस तरफ आने वाले लोग हैं उनके लिए मसला नहीं है, लेकिन गल्फ जाना है जिन लोगों ने, उनसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि कल भी दुबई की एयरस्पेस बंद थी और बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी और फिर उसके ऊपर खबरें, और
तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर थोड़ा सा अगर कोई नजरसानी कर सकता है, चेंज कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है, वो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज परेशानी हो सकती है, और परेशानी के लिए तैयार रहें, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं। एहतियात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, अच्छा सईद साहब, आप ताहिर साहब की बात भी सुन रहे थे, आपका क्योंकि एक्सपीरियंस भी है, बैकग्राउंड भी है, एयर मार्शल रिटायर्ड भी हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसी नौबत आ सकती है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को बंद करना पड़े? क्या इतनी एक्सपैंड कर सकती है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इस रीजन के अंदर? यू डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल ताहिर ने बिल्कुल सही बात की है कि इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो वेस्टर्न ईरान तक महदूद है, अभी तक ईस्टर्न ईरान तक नहीं आया। अनटिल एंड अनलेस के किसी तरीके से पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाए, क्या कहते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर किसी वजह से, यानी कि इट कैन बी, तो फिर यस एक्चुअली दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग कि खुदा न खास्ता ऐसी नौबत तो नहीं कि पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व होना पड़े, ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है? यू थिंक सो? अभी अपेरेंटली तो नहीं लगता। मेरे ख्याल में अगले 3 से 4 दिन में कॉन्फ्लिक्ट अब ईज आउट होने की तरफ होगा, क्योंकि कोई भी दोनों में कंट्रीज इजराइल एंड ईरान कैन नॉट टेक द कॉन्फ्लिक्ट फॉर सो लॉन्ग पीरियड। कौन सा मुल्क रोल प्ले कर सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में? मेजर रोल किसका हो सकता है? मेरे ख्याल 3-4 कंट्रीज हैं जो बहुत प्रीडोमिनेंटली जिनका दोनों कंट्रीज के ऊपर इन्फ्लुएंस है। एक अमेरिका है, डेफिनेटली वो है, दूसरा रशिया है, और सऊदी अरेबिया है। चाइना जो है वो बिहाइंड द सीन्स रह के करेगा, लेकिन चाइना कभी भी एक्टिव डिप्लोमेसी नहीं करते इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में जहां दो पार्टीज वॉर कर रही हो। वो चाइनीज़ की एक पॉलिसी है कि वो एक्टिव डिप्लोमेसी ऐसे माहौल में नहीं करते, लेकिन चाइना बहुत इंटरेस्टेड होगा कि ईरान जो है वो स्टेबलाइज जल्दी हो, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। 25 इयर्स का प्लान उनका, और $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, राइट। ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना एनालिसिस पेश कर रहे थे सारी सिचुएशन पर। एंड ताहिर इमरान, थैंक यू सो मच, आपने भी सारी सिचुएशन के बारे में, एविएशन जो है बताया। तो जनाब इस वक्त डेवलपिंग सिचुएशन है, और सईद मोहम्मद खान साहब जो है उनका ये कहना है कि जब तक ईरान उस पोजीशन पर नहीं आ जाता कि वो पावर टॉक्स, पावर वाले फार्मूले के ऊपर अमल हो, कि वो अपने आप को इतना ताकतवर महसूस करे, तब तक वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर नहीं आएगा। लेट्स सी, इंतज़ार करते हैं और ये दुआ करते हैं कि सब महफूज रहें। और जो ताहिर ने बात की कि अगर बहुत ही ज़रूरी है तो फिर आप ट्रैवल करें, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बजट का शोर अभी थमा नहीं है, इस पर हमने आज बात भी करनी है। बजट की मंजूरी से कबल पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान कुछ जो तनाव था वो शिद्दत इख्तियार कर गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 2 टोक अंदाज में वाजे कर दिया कि अगर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए तो पीपल्स पार्टी बजट की मंजूरी के हक में वोट नहीं देगी। मुराद अली शाह की जानिब से यह कहा गया कि वफाक ने PWD का महकमा खत्म करके इसके मंसूबे पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को बजट समेत मुंतकिल कर दिए। तो ये एतराज सामने आया, लेकिन सिंध को इस हवाले से महरूम रखा गया, उनकी जानिब से एतराज किया गया और उनके मुताबिक ये अमल इंसाफ के खिलाफ भी है। वैसे इस वक्त जो हस्बैंड वाइफ्स है ना, उनके दरमियान भी बजट का मामला काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है। ख़वातीन जो हैं, वाइफ्स जो हैं, वो कह रही हैं कि हमारा बजट बढ़ाया जाए, जबकि हस्बैंड्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई महंगाई इतनी ज़्यादा है, हमारी तनख्वाहें बड़ी नहीं है, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये मामला है, ख़वातीन का मुतालबा जायज़ है। वैसे ख़वातीन का मुतालबा बहुत जायज़ है, मुझे पता है आप ख़वातीन की नुमाइंदगी करेंगी। वैसे हमें बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मर्द हजरात यहाँ पर है नहीं रिप्रेजेंट करने के लिए। खैर जी, इस वक्त अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करें तो 2 जमातें जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट, हालांकि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है गवर्नमेंट की, लेकिन गवर्नमेंट ये कहने में हक बजानिब है कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। क्या बड़ा शराइत रखी जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि ये आप पूरी करेंगे तो हम आपके साथ होंगे। बजट में क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त हुकूमत को बजट के हवाले, इसी पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा रजा साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, आपने ज्वाइन किया। ये कहिएगा, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यह कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर पीपल्स पार्टी वफाकी बजट की मंजूरी के लिए वोट नहीं देगी। पार्टी की बजट मुखालिफत इस हद तक यानी बॉयकॉट तक कैसे पहुंची है, ये जरा हमें बताइए। यकीनन मुख्तलिफ सतह पे बात हो रही है। तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत सारी बात पे हैं, लेकिन एक तो सिंध के 105 अरब रुपए की कमी, सेकंड PSDP में जो हमारी सिंध के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इंतहाई कम पैसा रखना, ख़ास तौर पर सखर, हैदराबाद सखर मोटरवे पे सिर्फ 15 बिलियन रखे गए हैं। कब से मंसूबा चल रहा है और ये फेडरल सब्जेक्ट है
उनको ही पूरा करना है। और ये सिर्फ कोई सिंध का मंसूबा तो है नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में ये मोटरवे इसका एक कलीदी किरदार है। जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है हमारे बंदरगाह से, वो इसी रास्ते से जाती है। ये रोड जो है ये सिंध को पेशावर तक कनेक्ट करती है, और बंदरगाह से जो भी चीज़ आनी है पंजाब में जानी है, पंजाब से बंदरगाह तक जानी है, वो इसी से जानी है। समझ में नहीं आता, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि पंजाब के अलावा आपको कहीं मोटरवे नज़र आती है। तो भाई फेडरल सब्जेक्ट है, आपने वहाँ पे कर लिया काम, इसको आप छू नहीं रहे हैं, रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो सोलर पैनल्स पे जो है 18% टैक्स लगाया है, ये नहीं लगाना चाहिए। हम जब ग्रीन एनर्जी की, क्लीन ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो ये बेहतर है। और हमारे यहाँ तो सूरज इतना होता है, इतनी तमाज़त होती है, इतना सब कुछ है कि हम तो माला माल हो जाएंगे अगर हम जो है वो सोलर एनर्जी को यूज़ करें। तो इस पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तीसरे इस बात पर भी बात हुई है कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ये इख्तियारात दिए जाएं कि वो डायरेक्ट जो है वो लोगों को गिरफ़्तार कर सकें, लोगों का अकाउंट सीज कर दें, उसमें से पैसे निकाल लें। ये बहुत संगीन बात है। और इसके अलावा ये कि कराची को एक नया मंसूबा तक नहीं दिया। अब जो पुराने चलते हुए मंसूबे हैं उनमें बहुत कम पैसे रखे गए। और चौथी बात जो है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि जब हम उनके सपोर्टर हैं और उनके साथ हम उनको मदद कर रहे हैं हर तरह की, तो वो सिंध को जो है कोई अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश ना करें। और तीसरी बात ये कि आपने मुझसे ये पूछा कि सिंध हुकूमत ने तनख्वाहों में सबसे ज़्यादा इजाफा किया है, तो सिंध ने तो 5 किस्म के टैक्स भी ख़त्म किए हैं और एक अच्छा बजट दिया है। और वफाक से ये भी हमें एक बात पूछनी है कि मिनिमम वेज। शैला साहब, ये जो एतराज़ उठा रही है पीपल्स पार्टी, तरक्याती स्कीम्स की अगर बात करें, PSDB की बात करें कि उसमें कम पैसे रखे गए हैं सिंध के हिस्से के लिए, वफाक ने अभी तक कुछ बताया इस बारे में? कोई वजाहत उनकी तरफ से सामने आई है? जी हाँ, PSDP की जो स्कीम्स हैं उसमें अफसोस हो रहा है कि उसमें ज़्यादा स्कीम्स ही नहीं है और जो ऑन गोइंग है उन्हीं पे ही बात हो रही है। तो ये उन्हीं के लिए पैसे रखे गए। और अच्छा शैला साहिबा, सिंध की जामियात के बजट में वाज़ेह कमी पर आपने सख्त एहतजाज किया, आपकी जमात ने सख्त एहतजाज किया है। क्या ये आप समझती हैं कि तालीम दुश्मन पॉलिसी तस्वुर की जा सकती है या इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए? बड़े अफसोस की बात यह है कि वफाक ने जो अपना बजट पेश किया तो उसमें हायर एजुकेशन जो है उसका 20 बिलियन उसने अपना बजट कम किया। और जाहिर है कि जब आप अपना बजट ही कम कर देंगे, तालीम पे 1% से भी कम खर्च हो रहा है तालीम और सेहत पे वफाक के बजट में से, और उसके बाद जो है आप और सारी जामियात का जितनी भी वफाक के अंडर हैं उनका बुरा हाल है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तक का भी, और बंद हो रही हैं जामियात। लेकिन आप देखें कि फिर वो ऐलान करते हैं कि हम एक दानिश यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। मैंने अपनी बजट स्पीच में इस पर बात भी की थी कि बजाय इसके कि आप ये बना रहे हैं जो एग्जिस्टिंग आपकी जामियात हैं उनके लिए आप पैसा रखें। ओवरऑल अगर हम देखें, सिर्फ सिंध नहीं, ओवरऑल अगर हम देखें तो तालीम के बजट के अंदर थोड़ी कमी की गई है विफाक की सतह पर। खैर, वैसे तो काफ़ी सारे एतराज़ात है पीपल्स पार्टी के, लेकिन दो जो खास तौर पर बात किया कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे और सोलर पैनल्स के ऊपर जो GST लगाया गया है, अब इस पर पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या कोई एहतजाज किया जाएगा या फिर बॉयकॉट भी किया जा सकता है और वोट नहीं दिया जा सकता नेशनल असेंबली के अंदर? हमने खतूत भी लिखे और इसको उठाया भी, और असेंबली में भी ये हॉट टॉपिक बना हुआ था। कॉलिंग अटेंशंस भी आई, सब आई कि भाई एक तो आप इसे PSDP में लें और इसे कंप्लीट करें। लेकिन है ना, उस वक्त भी बहुत अजीब अजीब से जवाब दिए गए कि जो है पब्लिक प्राइवेट हम पार्टनरशिप के ज़रिए करेंगे, ये करेंगे। अब ये जो मोटरवे है ये फेडरल सब्जेक्ट है, अब इसमें पैसे इंतहाई कम रखे गए हैं जो कि फिर ये कंप्लीट नहीं होगी। एक्विजिशन ऑफ
कंप्लेंट तक नहीं होगी इससे। आपने बात की सोलर पैनल की, तो हम तो क्लीन ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। हम पूरी दुनिया में जो है ये बात हो रही है कि पाकिस्तान अपना रोल अच्छा कर रहा है। कॉप जो 29 थी उसमें भी हमने जब सिंध गया है तो पाकिस्तान को जो 2 रिड्यूस कार्बन एमिशन प्रोजेक्ट पे कार्बन क्रेडिट मिल रहा है वो सिंध के थे, एक जो है मैंग्रोव्स का और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक बस का। लेकिन इनसे यही बात हुई थी कि सोलर पैनल हम जैसे जैसे करेंगे और हमारे मकामी लोग भी अच्छे सोलर पैनल बना रहे हैं तो उससे हमारे यहाँ बिजली सस्ती भी होगी, इन बड़ी बड़ी कंपनियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन आपको तो किक बैक लेने, उन्होंने उस पर 18% टैक्स आयद कर दिया, दूसरी तरफ बिजली की कीमतें बढ़ा दी, तो जाए तो कहाँ जाए। अच्छा शहला साहब, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि विफाक सिंध के शहरी इलाकों को 9 आबादियात समझना छोड़ दे। ये क्या उनकी मुराद है? इस बयान की वजाहत थोड़ी सी अगर आप कर दें। शहरी इलाके कराची के लिए इंतहाई कम बजट है और बजट इस तरह से है जैसे साउथ के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस है तो उसके 10 करोड़, ग्रीन लाइन के 50 करोड़, ऑपरेशन ग्रीन लाइन जो है उस BRT उसके लिए 18 करोड़ 10 लाख, और फिर उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में मलीर के 5 करोड़ और एशियन फुटबॉल ग्राउंड के 10 करोड़, लियाकताबाद और नाज़माबाद की मेंटेनेंस के जो वफाक के मंसूबे हैं उन पे 6-6 करोड़। तो ये क्या है, आप सरिये पे, सीमेंट पे सबकी कीमतें बढ़ा रहे हो और हमें आपके जो मंसूबे हैं उसमें 5-5 करोड़। अच्छा शैला साहिबा, इन द एंड अगर मामला तय नहीं पाते हैं गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान और वफाकी बजट की मंजूरी में हिस्सा नहीं लेती है पीपल्स पार्टी, तो क्या ये इम्कान है कि किसी अपोजिशन जमात के साथ कोई इत्तेहाद हो जाए पीपल्स पार्टी का? ये बहुत दूर की बात है अभी। और पहली बात यही है कि हुकूमत को समझना चाहिए कि उसे क्या करना है। ठीक है, हुकूमत को समझना चाहिए। पीपल्स पार्टी बार बार मौका दे रही है, पावर शेयरिंग पर भी एतराज़ थे, बजट के ऊपर भी एतराज़ात पीपल्स पार्टी के सामने आ गए हैं। लेट्स सी गवर्नमेंट इसको किस तरह से लेती है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको कहेंगे कुछ खेलों की बात कर लेते हैं। खेलों की बात होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एक ऐसे माशरे के अंदर जहाँ पर एंटरटेनमेंट के बहुत ही कम मौके मौजूद होते हैं। तो नेशंस हॉकी कप की बात करें तो पाकिस्तान आज अपने दूसरे मैच में जापान से टकराएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होने वाला है और गुज़श्ता रोज़ जो मैच खेला गया था पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान, ये 3-3 गोल से बराबर रहा और पाकिस्तान की जानिब से राना अब्दुल वहीद, सुफियान खान और अब्दुर्रहमान ने गोल स्कोर किए थे। और ग्रीन शर्ट्स को पहले क्वार्टर में 2 गोल की बरतरी भी हासिल हुई थी जो कि तीसरे क्वार्टर के अख्ताम तक कायम थी। ताहम मलेशिया ने चौथे क्वार्टर के आगाज पर बरतरी को खत्म करके मैच 2 गोल से बराबर किया और फिर पाकिस्तान ने तीसरा गोल करके मैच में दोबारा से बरतरी हासिल की, मगर मलेशिया ने फिर गोल स्कोर करके मैच बराबर कर दिया। तो यूं ये मैच बेनतीजा खत्म हुआ। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए इस वक्त सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी साहब मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक बुगटी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। एक तो सबसे पहले ये बताएं, क्या ऐसी ही एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान की तरफ से ये मैच बराबर हुआ? मलेशिया ने भी 3 गोल किए, पाकिस्तान ने भी 3 गोल किए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी टीम के साथ? देखिए मैडम, ये ऐसा नहीं था। हमारी टीम, हमें बड़ी तवक्कुआत थी। हमारे प्लेयर्स स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया उन्होंने, स्कोर किए और हमारी मिसिंग काफ़ी हुई है। हम 5 से 6 गोल कर सकते थे और हमें इनसे ज़्यादा की तवक्को थी, लेकिन होम ग्राउंड का होने का उनको फ़ायदा हुआ और 1-2 जगह जहां हमने लैग की है वो मैं समझता हूं कि हमारे लड़कों ने कार्ड्स लिए और रश टैकल करने की वजह से हमारे लड़कों को कार्ड्स मिले हैं। और एक जगह ऐसा भी हुआ कि हम 9 प्लेयर्स के साथ ग्राउंड में खेल रहे थे, लेकिन हमने ग्राउंड में उतरने से पहले हमारी मैनेजमेंट ने एक ही इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने कार्ड्स नहीं लेने हैं आज, क्योंकि ये हमें पता था कि पिछला जो हम चाइना में इवेंट खेल के आए थे उसमें भी हमें काफ़ी कार्ड्स मिले थे रश करने की वजह से, रश टैकल करने की वजह से। ठीक है बुगटी साहब, तो आपके जवाब से ना मुझे लग रहा है कि थोड़े से ज़रा डिसअपॉइंट भी हुए हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से। क्या आपको रीज़न क्या लगती है, जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे कम क्यों परफॉर्म किया हमारी टीम ने? क्या तैयारी पूरी नहीं थी?
नहीं, देखें तैयारी पाकिस्तान के लिहाज से तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग थी। पाकिस्तान के लिहाज से देखें जो टीमें बाहर खेल के आ रही हैं 50-50 मैच इंटरनेशनल इवेंट्स में वहां जाकर खेलती हैं। अब फ्रांस को आप देखें, फ्रांस एक स्ट्रॉन्ग टीम है। कल उनका जो मैच हुआ है वो 4 से तीसरे क्वार्टर तक वो 4-1 था उनका। फ्रांस हार रहा था, लेकिन आखिरी क्वार्टर में आके उन्होंने बढ़तरी हासिल की और वो मैच 6-5 से वो जीत गए। तो देखें इसमें काफी सारी चीजें हैं। हमारे लड़कों का मॉरल हाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी वक्त है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारे से हमारे हाथ से चीजें निकल अभी भी वक्त है। आज भी मैच खेला जाना है जापान के खिलाफ। ये मैच कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्या स्ट्रेटेजी कल के मैच को देखते हुए टीम बनाएगी आज के मैच को जीतने के लिए? देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है हमारा मैनेजमेंट का एक ही पॉइंट है कि आपने कार्ड्स नहीं लेने। हमारे लड़कों को हमने ही इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप कार्ड्स ना लें, क्योंकि जब कार्ड्स लेते हैं आपको पता है कल 4 कार्ड्स मिले हैं, 2 येलो मिले और 2 ग्रीन मिले, जिसमें हमारे तकरीबन 1 क्वार्टर में आप ऐसे समझे कि हम 10 लड़कों के साथ खेलते रहे, तो उनको एज मिला था। लास्ट क्वार्टर में देखिए हम लास्ट क्वार्टर में अंडर प्रेशर आए, हमारी सारी टीम चली गई थी, वो सिर्फ इसलिए कि वो हम 10 लड़कों के साथ खेल रहे थे। अदरवाइज हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी इससे पहले। जब तक आपने कहा कि पाकिस्तान के लिहाज से तैयारी बहुत अच्छी थी, इसका मतलब हम यही समझे ना कि हमारे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा दीगर ममालिक के अंदर जाकर खेलने का मौका नहीं मिला या उस तरह से एक्सपोजर उनको नहीं मिला। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या कर रही है कि हमारे खिलाड़ी जितना ज़्यादा दुनिया में जाकर खेलें, जितनी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंसेज हो और उनको दूसरे मुल्कों के साथ खेलने का मौका मिले तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। कोई पाइपलाइन में इस तरह की चीज़ें हैं? देखिए मैडम, हमारा सबसे जो बड़ा मसला है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कौमी खेल है, इसका जो बजट है वो 35 लाख है साल का। अब उस 35 लाख से लेके आप कहते हैं आप दुनिया का मुकाबला करोगे, जहां इंडिया 3 अरब इंडियन रुपीस खर्च करता है, वो 9 अरब बनते हैं उनके, और आप 35 लाख दे के आप कहते हैं हम दुनिया का मुकाबला करें। 35 लाख में तो आप लोगों की सैलरियां नहीं दे पाते। तो ये भी हमारी हिम्मत है हॉकी फेडरेशन की कि 1 साल से हम परफॉर्म करते आए हैं। हम पिछला अगर आप 2024 देखें, हम फाइनल खेले हैं, हम सेमीफाइनल खेले हैं, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल लेके आए हैं, और उन सर्कमस्टांसेस में मैं समझता हूँ हमारे लड़के आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब, हुकूमत की तवज्जो कितनी दरकार है, हमारा नेशनल कौमी खेल है, और गोल क्या है इस जो नेशंस कप है उसको जीतना इस वक्त टीम का गोल है? देखिए आदम तवज्जो की वजह से ये सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बनती है कि तवज्जो दें और फाइनेंस दें, और फाइनेंस की वजह से ही हम लोग मार खा रहे हैं। अगर हमारे पास फाइनेंस होती, हम रिसोर्सेज होते, तो हम इन लड़कों को इधर पाकिस्तान में ना रखते, हम यूरोप में भेज के इनके कम से कम 6 से 7 टूर्नामेंट्स फ्रांस के साथ और दूसरे यूरोपियन ममालिक के साथ करते, तो आज हमारी पोजीशन कुछ और होती। लेकिन मैंने स्टार्ट में यही कहा है कि पाकिस्तान के लिहाज से हमारी तैयारी बहुत बेहतर है, आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि जो रिसोर्सेज, जो हमारी फाइनेंस पोजीशन थी, उसमें हमने इनके 3 कैंप्स लगवाए थे। एक अपना लगाया था वाकंट में और 2 इस्लामाबाद में, और जो कोच हमें मिला है ताहिर जमान, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी भी हम अपने लड़कों से यही एक चीज डिमांड कर रहे हैं कि आप कार्ड्स ना लें। अगर हमारे लड़के रश टैकल नहीं करेंगे, कार्ड्स नहीं लेंगे, तो इंशाल्लाह गेम हमारे कंट्रोल में और हम अच्छी पोजीशन लेंगे। तारिक साहब, इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, मैं माजरत भी करना चाहूंगी। 35 लाख सालाना बजट का जब मुझे पता चला है तो अब ये समझ आ रही है कि हमारा कौमी खेल जो है वो जवाल का शिकार क्यों हुआ था। जब तवज्जो ही नहीं होगी, तरजीहात में ही शामिल नहीं होगा हुकूमत की, तो फिर कोई भी खेल क्यों एक्सेल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बारे में कर रहे थे कि कितनी, एक तो उसका बजट कितना ज़्यादा कम है, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड कि क्यों जो है ना ये हमारा खेल जवाल का शिकार हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम दुनिया के टूर्नामेंट्स के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसके बावजूद भी अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो ये फिर एक तो प्लेयर्स की और दूसरा कोचेस की अपनी खुद की मेहनत भी है। हुकूमत वक्त को इसका नोटिस लेने की जरूरत है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नौजवान फिल्मसाजों और फिल्मी दुनिया में करियर बनाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए एक बार फिर बड़े मौके ला रहा है। जी हाँ, 19 जून से कराची में शुरू होने वाले इस 4 रोज़ा फेस्टिवल में स्टूडेंट्स को अपनी फिल्में पेश करने का प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है, जिसमें वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा कर सकेंगे और फिल्म इंडस्ट्री में एक कामयाब करियर की शुरुआत भी करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। बिल्कुल, फिल्म और थिएटर की जब बात आती है तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं होते हैं, बल्कि इनके जरिए जहन साजी की जाती है, किसी भी मुआशरे की जज्बात को जगाया जा सकता है, शऊर और आगाही जो है उसको फैलाया जा सकता है। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम माजी में देखें, एक वक्त था हमारी इंडस्ट्री बहुत मजबूत थी, उसके बाद एक डिक्लाइन आया और उस डिक्लाइन की वजह से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को और उससे जुड़े जितने भी लोग होते हैं, जितने भी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। उसके बाद जब इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया, इवन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, तो कुछ शख्सियात आगे बढ़ी और उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि उन्होंने आगे बढ़कर इस इंडस्ट्री पर काम करना है और उन तमाम आर्टिस्ट, उन तमाम फ़नकारों, उन तमाम हिदायतकारों, राइटर्स के लिए काम करना है जो इसके अंदर ना सिर्फ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं बल्कि नाम बनाने की सलाहियत भी मौजूद है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर, उनमें से एक नाम हमारे लिए बड़ी प्राइड की बात है कि जब भी मैं उनका इंटरव्यू करती हूँ एक नई चीज़ के बारे में कर रही होती है कि क्या नया शुरू होने वाला है और क्या उनका विजन है। हमारे साथ हम नेटवर्क की सदर सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा मौजूद हैं, जो कि रूहे रवा भी हैं। कराची फिल्म सोसाइटी का आगाज़ हुआ था 2017 में, इसकी बुनियाद रखी गई थी। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। आपा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगी। उनके साथ मौजूद है, इससे पहले कि मैं उनसे बात करूँ, हमारे सारे मेहमानों का मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। एक पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो होने जा रहा है, उसकी डायरेक्टर हमारे साथ मिसबा खालिद साहिबा मौजूद हैं और इसके साथ साथ चेयरमैन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान एम्बेसडर रिटायर्ड फारूक आमिर साहब हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फारूक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप आगाज़ आपसे करूँगी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? ठीक, ज़बरदस्त और खुश भी हैं। आज हमें जो है पहली मर्तबा मुझे अपने इस सेट के थ्रू, इस शो के थ्रू आपका इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। मुझे ये बताइए कि विजन जो है इसके पीछे क्या था? ये जो आपने कहा कि हमने अपनी इंडस्ट्री को दोबारा से उठाना है, फिल्म इंडस्ट्री को। ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर तो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमारी बड़ी ज़बरदस्त, हम नेटवर्क की वजह से आगे चल रही है। फिल्म इंडस्ट्री को उठाने का पीछे विजन जो है वो आपका क्या था? शुरू से ही देखें, मेरा तो प्रोफेशन ही ये, काम ही ये है, तो कि फिल्म, ड्रामा, स्क्रिप्ट सारी। तो मैं ये देख रही थी कि हमारे पास बच्चे बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि जिनके थ्रू वो बेचारे अपनी जो भी टैलेंट है, कोई फिल्में हैं, कोई चीज़ हैं, वो दिखा सकें। तो हमने अपने हम ख्याल लोगों को बिठाया। मैंने कहा भाई इसकी बड़ी ज़रूरत है। और जैसे मैं बाहर भी जाती रहती हूँ और कितनी फिल्म फेस्टिवल्स में जो है मैं जूरी में भी रही हूँ, तो एक दिल चाहता है कि हमारे मुल्क में भी ऐसी चीज़ें, और टैलेंटेड लोग तो हैं लेकिन उनको भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। तो ये बड़ा यानी कई दिनों से सोच रही थी। फिर अपने जैसे जो सोच के लोग हैं उनको जमा किया, जिसमें जावेद जब्बार साहब थे, इशरत साहब, फिर रौनक लाखानी, सईदा लगारी और बहुत से इस तरह के जो लोग, शर्मीन में चुनाए, खुर्शीद साहब। तो कई लोगों को हमने सोचा, तो उन्होंने कहा ठीक है, बस वो साथ भी होते हैं तो हमारे लिए काफ़ी काम तो ज़ाहिर है, जो सोचता है वही उसको ज़्यादा दौड़ भाग करके करता है। तो ये पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए जो फिल्म मेकर्स हैं, जिनको शौक़ है, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं है। इस करने से क्या होगा कि बच्चे जो बाहर से फिल्में आएंगी वो भी देखेंगे, सीखेंगे, और बाहर से जो लोग आएंगे उनसे वो लर्न करेंगे और इनको मौका मिलेगा कभी इंशाल्लाह कि वो बाहर भी जाएं और अपनी फिल्मों की नुमाइश करें। ये ख्याल था जिससे हम 2017 से जो है लेके चले हैं। और बीच में कोविड आ गया, ये हुआ तो कुछ स्लो हुआ, लेकिन हमने किया। शुरू में तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हमें उसमें हेल्प की थी,
अपनी मरियम औरंगज़ेब साहबा और सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन मैंने वो कहा ना कि जिनको जुनून होता है, जैसे मिसबा जैसे हम जैसे लोग और खैम ख्याल लोग, तो वो चल पड़ते हैं, चाहे कुछ हो ना हो, तो हर साल हम करते हैं ये। अच्छा, आप गवर्नमेंट की तरफ से किस हद तक आपको सपोर्ट मिली है? जिस तरह आपने कहा कि शुरू में तो सपोर्ट मिली, उसके बाद गवर्नमेंट ने कितना साथ दिया और कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को हुकूमती? मैं ये समझती हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस बात को समझ जाए तो बहुत ये बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा। और जो शुरू में बात थी वो बहुत ज़्यादा नहीं था, यानी इतना था कि हम बेचारे बच्चों से काम ले सकें। और ये अभी भी हम अपने तरफ से भी, ये जो है कराची फिल्म सोसाइटी की तरफ से अभी एक फ़िल्म जो है हुंदन, वो एक बच्चे ने बनाई है हुंजा पे, हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। कई दफ़ा स्पॉन्सर्स को ढूंढा, ये किया, लेकिन लोगों को अभी इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, क्योंकि कहते तो हैं कि फ़िल्म की इम्पोर्टेंस है, और जब कोई ऐसी बात होती है तो सब दौड़ते हैं कि कोई फ़िल्म बनाए, लेकिन उससे जो बीच में जो टाइम होता है कि बच्चों को किस तरह से इनकरेज करें और उनके लिए किस तरह सिखाने के लिए, वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं ये 17 से, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी मेकअप का, कभी लाइट का, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है अगर बहुत से लोग साथ दें। कमाल, आपने ख्याल की बात की। मैं कहती हूँ कि हम जिस एंटरटेनमेंट स्टाफ्ड माशरे के अंदर रहते हैं ना, यहाँ पर ख्याल आ जाना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि ख्याल ही मैनिफेस्ट होते हैं। Exactly. मैं मिसबा साहिबा आपकी तरफ आ जाती हूँ, ज़रा थोड़ा सा इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताइएगा। 19 से 22 तारीख तक हो रहा है, क्या क्या इसके अंदर होगा और कितने लोग हैं, क्या ये ओपन टू पब्लिक है, तमाम लोग इसमें आ सकते हैं? थोड़ा सा ज़रा बताइए। ये हमारा जो फिल्म फेस्टिवल इस दफ़ा 2025 में हो रहा है वो 19 जून से लेकर 22 जून तक है। और इसमें पहले दिन हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं अपना IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। उसके चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। एंड उसमें हमारी पैनल डिस्कशंस हैं, AI पे है और ओन योर ओन म्यूज़िक है कि जो बच्चे इतना सारा म्यूज़िक बनाते हैं आजकल, कोई उनको ओनरशिप का पता नहीं है, कॉपीराइट्स का नहीं पता, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे यंग स्टूडेंट्स जो हैं, नए फिल्म मेकर्स हैं, नए म्यूजिशियंस हैं, किसी को कुछ नहीं पता, हम उसी तरह चल रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म विच विल एक्चुअली प्रोवाइड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ताकि वो इन्फॉर्मेशन वो यूज़ कर सकें। हमारा काम है कि हम इस स्टेज पे हैं कि हम सिखा सकते हैं और बता सकते हैं और हम ओपन कर सकते हैं प्लेटफॉर्म, उनको इनकरेज कर सकते हैं। दैट इज़ बेसिक। द फर्स्ट डे वी आर डूइंग दैट, देन सेकंड डे हम गए थे इंस्टीट्यूट के साथ, हम कोलैबोरेट करके जर्मन फिल्म्स दिखा रहे हैं। तो 2 हमारी जर्मन फिल्म्स होंगी, उनके डायरेक्टर्स वगैरह से कॉन्वर्सेशन होगी। एंड थर्ड डे हमारा हुंदन है, प्लस वी आर ऑल्सो डूइंग जर्मन फिल्म्स इन द मॉर्निंग, एंड हुंदन है हमारा। और लास्ट डे जो 22 है वो हमारा फैमिली डे है। उसमें हम चाह रहे हैं कि बच्चों को हम दिखाएं फिल्में, और उसमें ऑर्फनेज से भी बच्चे आएँ, बिकॉज उनके लिए इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी का। सो यू नो यू हैव टू टेक ऑल द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर, और प्लस अपनी फैमिली बच्चों के साथ आके देखें सारी फिल्में। एंड दैट इज़ हाउ वी प्लान दैट। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने लोगों को कहा है कि टिकट वाला के साथ आप लोग एक्चुअली अपने आप को रजिस्टर करा दें, ताकि हमें पता हो कि कितनी हमारी ये बताना ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि आप रजिस्टर आप बता दीजिए, मिसबा आप बता दीजिए कि कैसे कैसे कहाँ से टिकट जो है वो ले सकते हैं, जो भी आना चाह रहे हैं, लोगों को जरा पता चल जाए। आप टिकट वाला एवरीबडी नोज, उनको आप ईमेल करें, अपना डालें और उसके साथ अपने आप को रजिस्टर कराएं। और ये फ्री रजिस्ट्रेशन, हम किसी से कुछ चार्ज नहीं कर रहे, बिकॉज हमारा आइडिया इज टू गिव बैक। सो पिफ का बेसिकली ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमें हो, फंडिंग हो या जो भी हो, वो हम इस तरह यूज़ करें। सो दे आर फ्री ऑफ चार्ज है। आप प्लीज़ अपने आप को रजिस्टर करें और फैमिली डे में बच्चों को लेके आएँ। और जो फर्स्ट डे हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला है, उस दिन हम चाहते हैं ऐसे लोग आए हमारे पास कि जो actually know about rights and want to learn. That is basically what we're doing, and we're very excited about it. Inshallah. बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ जो मैं कहूँगी कि हमने पूरी जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बच्चे जो फिल्म वगैरह के डिपार्टमेंट के हैं, उनको भी दावत दी। और यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि ये जो 19 से लेकर 22 तक होगा, तो उसमें आप लोग जो है ख़ुद को रजिस्टर कराएं और आएँ। तो बस देखें। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि फ्राइडे जो हमारा संडे है 22, उस दिन हमारा स्टूडेंट्स आ रहे हैं।
तो हमने यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट करके उनकी फिल्में मंगाई हैं। तो जो बेस्ट फिल्म्स होंगी ना, तो वो हम सिनेमा में दिखाएंगे। उसकी वजह से ये होगा कि स्टूडेंट्स को भी इंकरेजमेंट मिलेगी एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जी, क्योंकि हर किसी को जो भी फिल्म मेकर है वो चाहता है कि उसकी फिल्म जो है ना वो सिनेमा में लोग बिल्कुल, और नौजवानों को इंकरेज करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से ये है। एग्जैक्टली, जो देख रहे हैं बच्चे, आप सुन रहे हैं ना, आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही थी कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। मैं गवर्नमेंट से भी हर जगह से ये रिक्वेस्ट करूंगी, बिकॉज कि आप पाकिस्तान का फुटप्रिंट जो है ना वो सारी दुनिया में, सारे फिल्म फेस्टिवल्स में इधर लेके जाना बहुत जरूरी है। दैट इज हमारा गोल। बिल्कुल सही है। फारूक साहब आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझा दीजिए, ये आईपी है क्या, एक आम इंसान की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा को, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को देना। मुझे पता बेताशा बच्चे देख रहे होंगे इस वक्त, और ये जो आईपी है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, एक ये वो चीज़ है जो एक ज़माने में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आप समझें उस पर एक दबाव डाला हुआ था। अब वो फिर आज़ादी हो रही है। सो जो हमारे नौजवान जो बच्चे हैं ना, उनको इस जो आर्ट्स का पता होना चाहिए। आईपी है क्या? आईपी में बेताशा चीज़ें आती हैं, जैसे आपका हम टीवी का जो लोगो है वो ट्रेडमार्क्स हैं। अच्छा, आपके पेटेंट्स हैं, हमारे बच्चे जो चीज़ें बना रहे हैं, नॉवल नई चीज़ें बना रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें बना रहे हैं, वो है। अच्छा, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, जैसे आपका ये चौंसा मैंगो है, हैदराबादी बैंगल्स हैं, ये आपके अजरक है। ये तो नहीं हो सकता ना दूसरे मुल्क, पड़ोसी मुल्क आपकी चीज़ें उठा के ले जाएं, वो कहें ये हमारी चीज़ है, लेबल अपना लगा दें। हुआ भी है, ऐसा हुआ भी पाकिस्तानी चावलों के साथ ऐसा हुआ था। आई रिमेंबर पास्ट के अंदर, एंड देन वी हैड टू रियलाइज कि हमें ट्रेडमार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, ट्रेडमार्क बेताशा और चीज़ें करनी पड़ती थी। जैसे आर्ट्स एंड कल्चर की जो बात है ना, अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी बाहर से चोरी हो जाती है, आप सबसे पहले तो थाना जाएंगे ना, बताएंगे भी मेरी गाड़ी चोरी होगी। लेकिन अगर आपकी फिल्म चोरी हो जाती है, यूट्यूब पे कोई चढ़ा देता है, कोई उसकी कॉपी करके, पहले तो वो डीवीडीज़ होते थे, सीडीज़ होती, ये टेपें होती थी ना, लोग कैमरा प्रिंट चला रहे होते थे, म्यूज़िक डाउनलोड कर रहे होते हैं, ये चोरी हो रही है, ये चीज़ें चोरी हैं। अक्सर हमारे लोग चुप करके बैठ जाते हैं, हमें पता ही नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए अवेयरनेस, और आईपी एक चीज़ में, आपने जो जूती पहनी हुई है, आपने जो घड़ी पहनी हुई है, ये कालीन का बना हुआ है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, एक चीज़ आईपी में, ऐसा लोगों को पता ही नहीं है। फिर हम सोचते हैं ये दूसरे मुल्क, जर्मनी, जापान को तो छोड़ें, अगर आप ये सोचें तुर्किया को हम देखते हैं, मलेशिया, कोरिया, थाईलैंड, वो कितने आगे निकल गए। उन्होंने आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डीमिस्टिफाई करके नेशनल करिकुलम में डाला हुआ है। 13-14 साल के बच्चे हैं ना, वो जाके, वो पहले से उनको आइडिया होता है। अच्छा, क्या आइडिया होता है? जब वो पता है दैट आपका इनोवेशन कल्चर बन जाता है, इन्वेंशन कल्चर बन जाता है, नॉलेज बेस कल्चर बन जाता है। आप कहते हैं अपनी चीज़ें बनाना। सो जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो तो एक तो प्रॉपर्टी तो जो क्रिएटर है उसकी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे मुझे मैडम निकार नज़र ने ये बताया था, ये लाल शाहबाज कलंदर जिसका जो ऑथर थे, उन्होंने ये देखे ना, हमारा ट्रेडिशनल हेरिटेज है, जो अब बच्चे हैं उनको सारों को पता है, सारे गाते हैं वेडिंग्स फंक्शंस पे, सारों को पता है। लेकिन जिसने बनाया वो बेसिकली गुर्बत में लौट के चला गया दुनिया से। माइकल जैक्सन, वो उसको 18-19 साल हो गए फौत हुए हुए, उसको $100 मिलियन मिल रहे हैं। इट्स मनी, बहुत पैसा है इसमें। सब बच्चे जो आपके जो देख रहे हैं ना, मैं तो बच्चों को ये कहूँ, आजकल के तनाजुर में बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ भी जाती है ना फारूक साहब, क्योंकि हमारे पास अब प्लेटफॉर्म्स इस तरह के मौजूद हैं, सोशल मीडिया कितना ज़्यादा इवॉल्व कर चुका है, तो उसकी वजह से ये ट्रेडमार्क जो है ना, इसका इस्तेमाल जो है ना, ये कॉमन नॉलेज होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहूँगी, मैं दोबारा आपकी तरफ वापस आती हूँ, मैं आपा की तरफ वापस आना चाहूँगी। सुल्ताना आपा, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि जब भी मैं आपसे इंटरव्यू करूँ ना, मौका नहीं मिलता मुझे ये सवाल करने का। आप थकती नहीं है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। इसका राज ये है कि आपको जो अपने काम से मोहब्बत होती है, और वो जो काम आप जानते हैं, दिल चाहता है वही सबको दें, गिव बैक करें। तो जो हमें अल्लाह ने दिया है, यकीन करें कि यही होता है। और मैं सोचती रहती हूँ, आई एम सॉरी, हर वक्त मुझे लोग कहते हैं आजकल आप ये बात करती हैं, लेकिन मैं फिर से ये बात करती हूँ कि अब हमारा टाइम जो है वो एनर्जी का टाइम इतना नहीं है कि वो कर सकें। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे आने वाले बच्चे
उनको किस तरह मौका मिले। कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो अगर मैं उस इदारे से हूँ, सीख के आई हूँ, तो मैं कैसे भी करके लोगों तक पहुँचाऊँ और उनको कम से कम लोगों को पहुँचाऊँ, और उन बच्चों को जो है मैं किस तरह से प्लेटफॉर्म दूँ कि मेरे मुल्क के बच्चे आगे जाएं। मैं अगर बात करती हूँ तो इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए कि बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो उस टैलेंटेड बच्चे जब होते हैं ना, तो उनको कोई ना कोई तो हिम्मत अफजाई करेगा ना। जब आप हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे तो बच्चों का क्या होगा। हमारे ये जो हम कहते हैं ना 23 करोड़ लोग हैं, 34 करोड़ लोग हैं, ये हमारा एसेट है। इसको हम अच्छी चीज़ों में जो है, बेहतरीन चीज़ों में लगाएं। किसी को मैंने कहा कि आप इसे स्पॉन्सर करें, उन्होंने कहा हम हेल्थ को करते हैं। मैंने कहा भाई ये भी मेंटल हेल्थ है। बच्चों को अगर आप मेंटल हेल्थ में रखेंगे बिल्कुल, तो वो आपके गलत कामों से ज़्यादा सही कामों में लगेंगे। हमारे पास लोगों को यही नहीं पता है कि करना चाहते हैं लोगों के लिए, इतना हेल्थ पे काम हो रहा है, चीज़ों पे, लेकिन इससे बड़ी देखें मीडिया क्या है, इसमें AI शुरू हो गया है और चीज़ें हैं, सिर्फ एक्टिंग या ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो बच्चों को अगर आप सही रास्ते पे लगाएंगे तो वो सही काम करेंगे। अच्छा। जिससे आप अपने मुल्क का नाम भी आगे कर सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ें बना सकते हैं। तो थकने का जो आपने बात की थी वो यही है। नहीं, हम तो इंस्पिरेशन लेते हैं। आपने कहा पेट्रियोटिज्म के हवाले से आपा, मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि इस पेट्रियोटिक मूवीज बनने की कितनी ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अभी जो इंडिया पाकिस्तान के हालात थे, उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, उस टॉपिक पर मूवी देखें। हम देखते हैं पड़ोसी मुल्क में जैसे कोई इस तरह का इशू होता है, वो अपनी मूवी बनाकर लोगों में एक इमेज क्रिएट करने की, चाहे वो साजिश ही हो, लेकिन वो लोगों के जहन में लिहाज से ठूस देते हैं। कैप्चर किया हुआ है अपनी ऑडियंस को, लगता है बॉलीवुड की दुनिया में, और वो जहन साजी करते हैं। तो इस हवाले से आपा, हम टीवी के बैनर तले एक ड्रामा भी बना, अहदे वफा, वो बड़ा शानदार रहा। उसके अलावा परवाज़ है जुनून एक मूवी बनी, उसने बड़ा सक्सेस लिया। तो आपकी नज़र में ये मजीद इसको कितना उभारने की ज़रूरत है? इस पे होना चाहिए, एक तो हम ड्रामा बना रहे हैं इसी पे, जो हमारे ये जंग का शुरू हुआ था, और जितना नेगेटिव तरीके से वो पड़ोसी मुल्क बोल रहा था कि सारी दुनिया में उनको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और हमें भी, कि क्या हमारे जैसे लोग क्यों इतनी गलत बात कर रहे हैं कि कभी कराची तबाह हो गया तो कभी दुनिया तबाह हो गई। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम कैसे इसको सही कर सकते हैं? जो आदमी बड़ा अच्छा है वहाँ का भी, यहाँ पर हमारे पास जो लोग हैं वो चाहते हैं अमन। हम कहते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और इस पे मैं एक ड्रामा कर भी रही हूँ, लॉन्ग प्ले, इंशाल्लाह आप जल्दी देखेंगे। लेकिन मैं जो एक बात कहती हूँ, ये मीडियम है जिसके थ्रू आप बच्चों से सही काम करवाएं और दुनिया में फैलाएं कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं। हम अमन सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते हैं, ये दुनिया भी हमारी है, ऐसे ही तो है। उसके लिए भी चाहते हैं। तो इस पे फिल्में बननी चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, और फिल्म से बड़ा या इस मीडियम से बड़ा, अब तो दिन ब दिन ये बढ़ता चला जाए ना, इसमें AI आ गया, दूसरी चीज़ें आ गई, तो इसके थ्रू पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं बच्चों को कहूँगी वो ये है कि इन बच्चों को क्योंकि गाइडलाइन नहीं है, तो वो इतनी गंदी गंदी चीज़ें जो उस पर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। मैं उनकी माओं को भी हर दफ़ा कहती हूँ, उनको भी कहती हूँ कि जब वो किसी भी औरत को गाली देना, चीज़ें करना, तो मैं कहती हूँ बच्चा ये ना समझो कि ये उनको गाली पड़ रही है, ये तुम्हारी घर वालों को पड़ रही है कि उन्होंने ये तरबियत दी। तो एक तो हमें अपने औरतों को एजुकेट करना चाहिए। मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम करती हूँ कि क्योंकि माएँ पढ़ी लिखी होंगी, काम करेंगी, तो बच्चे नस्लें अच्छी होंगी। ऐसे ही है। और तो हम खुद भी शाहिद हैं, ये जो आप विमेन एम्पावरमेंट की या जितने भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहे होते हैं, हम तो खुद अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। और मीडिया की अहमियत कितनी ज़्यादा है, और जो आप बात कर रही हैं इसकी अहमियत इसलिए भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि फ्यूचर जो है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का है। मीडिया के ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है एंड देन वहाँ से जीतने की कोशिश की जाती है। तो ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, डेफिनेटली इसकी अहमियत, इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी कि हमारा जो है ना कल्चर,
उसको हमने प्रमोट करना है। हम इश्यूज पे उस पे हो जाते हैं, हमें सारी चीज़ों को प्रमोट करके आगे चलना है। और उस कल्चर में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सच बोलना है। हम वो चीज़ हमारे स्टूडेंट्स में उसमें बहुत ज़रूरी है, हमारी यूथ में, कि आप उनको सच बोलने की इजाज़त दें, उनको अपना माइंड यूज़ करने की इजाज़त दें। हाँ, हम लोग सब बैठे हैं गाइड करने के लिए कि आप उसको प्यार से थोड़ा सा माँ बन के वो करके आप गाइड कर, बट having said that they must be allowed to say what they want to say and I think हम लोगों को इस स्टेज पे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जी बच्चे जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मिसबा साहिबा, इस तरह की फिल्म फेस्टिवल्स जो हैं वो फिर कितना किरदार अदा करते हैं, ये जो आप बात कर रही हैं इसके अंदर? वो बहुत किरदार अदा करते हैं, क्योंकि जब स्कूल में बच्चे फिल्म्स वगैरह सीख रहे होते हैं तो वहाँ पे उनको ये इजाज़त होती है कि जो भी उनका दिमाग में आए, जो भी उनके दिल में बात आए, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी दिल की बात ही लेके आप आगे चल जाते हैं। अच्छा। तो वो फिर जो टीचर्स वगैरह हैं ना, वो हम प्लेटफॉर्म भी इसीलिए दे रहे हैं उनको कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सीखे, बोलें और अपनी बात बोलने की उनको फ्रीडम हो कि जी मैं ये बोलना चाहती हूँ तो ये मेरे पास ये बात मेरी पहुँचे। पिछली बार के जो एडिशंस हुए हैं फिल्म फेस्टिवल के, इस बार उसमें क्या तब्दीली है, क्या डिफरेंट होने जा रहा है? हर चीज़ हर दफ़ा हम डिफरेंट करते हैं। पहले शुरू में हमने बहुत सारी फिल्म्स बाहर से भी लाए थे, दिखाए थे, बट पाकिस्तान की सिचुएशन भी थोड़ी चेंज हो जाती है तो हम भी थोड़ी सी हमारे साथ भी होते। इस दफ़ा तो हम सारी फिल्म्स जनरली उनको दिखा रहे हैं, स्टूडेंट से लेके फिल्म्स दिखा रहे हैं, ज़्यादा दिखा रहे हैं, प्लस हम जर्मन फिल्म्स दिखा रहे हैं, प्लस हम IP पे बात कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली इस दफ़ा जो वो है वो हमें उनको शेयर कर रहे हैं हम सारी उनके साथ फिल्म्स। साथ साथ हम जैसे हमने पहले भी बोला कि हम लोग स्क्रिप्टिंग के ऊपर भी हमने काम किया, फिल्म स्क्रिप्टिंग के ऊपर हमने उस पर क्या कहते हैं वर्कशॉप्स की हैं। तो वो वर्कशॉप्स भी साथ साथ हम इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम प्लान कर रहे हैं कि उसको आगे हम सिखाएं, ताकि बाहर से लोगों को बुला के अपने बच्चे और यहाँ के भी जो टॉप के जो हमारे लोग हैं, जैसे महरीन हैं और शर्मीन हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको भी बुला के स्टूडेंट्स को ट्रेन करें। बिकॉज आपका जो बेसिक बात है वो पाकिस्तान को प्रमोट करना है। सो यू मस्ट प्रमोट पाकिस्तानी टैलेंट एंड यू मस्ट बहुत जरूरी है फ्रॉम पाकिस्तान। एक बाबा बहुत जरूरी है और बड़ा जरूरी काम। आप कुछ कह, जो मैं कहूँगी जी हाँ, मैं ये बात कहूँगी, आपने कहा पहले वाले जो हमने किए और इसमें क्या फ़र्क है। पहला वाला हमने बड़े जोश में किया था और उसमें इंटरनेशनल बहुत से लोग आए थे और जैसे मैंने कहा कि यहाँ फेडरल गवर्नमेंट से भी मिनिस्टर आए थे और बिलावल साहब भी आए थे, चीफ मिनिस्टर साहब भी यहाँ के आए थे और इंटरनेशनल बहुत फिल्में आईं। और दूसरा जो था, इंटरनेशनल लोग आए जिन्होंने आके लोगों को ट्रेन किया, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, बल्कि इंडिया से भी, मैं नाम जानबूझ के भी ले, हम कहते हैं पड़ोसी मुल्क, क्या पड़ोसी मुल्क, इंडिया से भी जब अच्छे ताल्लुकात थे तो हमारे वहाँ से 17 लोग आए और गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया, बाहुबली के लोग, दूसरे लोग। तो कुछ उनको हमने बताया, कुछ उन लोगों ने हमारे बच्चों को बताया। तो ये जो आर्ट और कल्चर का मिलाप होता है, ये बड़ा अच्छा हुआ था। अब क्या है कि ज़ाहिर है थोड़ी फाइनेंशियल भी और दूसरी चीज़ें भी कम हैं, तो हम बस अपने तौर पे करते रहते हैं। तो इसको बहुत बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे टोरंटो फिल्म फेस्टिवल होता है, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल होता है, यहाँ बहुत बड़े, मैं चाइना में गई थी जहाँ जिनके मैं जूरी में थी, वहाँ से ही मुझे ये हुआ कि मैं अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं करती हूँ। तो ये चीज़ें हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ फारूक साहब और दूसरे लोग जो भी हमारे साथ मिलते हैं, ये सब चाहते हैं कि बच्चों को हम बताएं कि क्या सही है क्या नहीं है, किस राह से चलें और अपने मुल्क का, अपने को और किस तरह से आप एक्सपोजर दें। तो ये प्लेटफॉर्म उसका है। और जो अब ये हो रहा है, मैं सबको कहूँगी जो सुन रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, वो मिसबा से भी करें कांटेक्ट और आएँ, देखें और उसके बाद नेक्स्ट ईयर अगर वो चाहें तो अपनी फिल्में भी ले आएँ। तो उनको हम सब लोग मिलकर इसको ज़ाहिर कामयाब बनाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की भी थैंकफुल हूँ जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। डेफिनेटली वो तमाम वो हर वो इदारा, हर वो शख्स जो इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है, वो मुबारकबाद का मुस्तहिक भी है, उसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। फारूक साहब, मैं वापस आ जाती हूँ आपकी तरफ। अच्छा, तो इस पार्टनरशिप के बारे में बताइएगा कि IP को वो किस तरह से फ़ायदा दे सकता है, या फिर दोनों फरीकों की बात करें, दोनों फरीकों के लिए ये पार्टनरशिप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन टेक्नोलॉजी की जो इंटीग्रेशन हो रही है राइट नाउ, AI की हम बात कर रहे थे ब्रेक में भी, उस पर भी आप ज़रा कॉमेंट कीजिएगा।
लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, जो नौजवान हैं बच्चों के, दे हैव सो मच टैलेंट। अगर हम सारे साइलोज में बैठे रहेंगे ना, फिर आप बस नेशनल नैरेटिव नहीं बढ़ेगा। ये जो कोऑपरेशन हो रही है, ये हम टीवी के साथ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आईपी की अवेयरनेस हम बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के जो कहते हैं ना कल्चर, म्यूज़िक, वो आपकी एक रूह होती है, आपकी इंटरनेशनल शनाख्त होती है। अगर आप इस पे नहीं तवज्जो देंगे, एंड आई एम सो, जो कहते हैं ना मैडम ने, शीज़ सिद्दीकी साहिबा हैज़ डन सो मच, दे आर डूइंग सो मच। एंड ये जो फिल्म फेस्टिवल है, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक चीज़ होती है, पाकिस्तान को देखते हैं लोग, ये नहीं है बस एक जहालत है, गुर्बत है, वुमेन्स एम्पावरमेंट नहीं है, सब कुछ है। पाकिस्तान में इतनी कहानी है, अच्छी कहानी है। हम सॉफ्ट इमेज, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल, हमारे जो रूरल एरियाज़ में जो हमारे जो कल्चर, जो एम्ब्रॉयडरी बना रहे हैं, जो कपड़े सी रहे हैं, जो गाने, जो स्टोरीज़, हाँ, जो कहानी है, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आपने पूछा ना, जो आप कह रही थी, जो नई चीज़ क्या है, मैं अगेन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम का एंड फिल्म फेस्टिवल, पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल। पहली दफ़ा हम डिस्कस कर रहे हैं एआई और टेक्नोलॉजी का, और हम बहुत बड़ी ऑडियंस, नौजवान तो सारी टेक्नोलॉजी, आपकी जनरेशन तो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत जुड़ी हुई है। उसमें ये मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जो मैं जब से सोचता रहता हूँ। मैं कहता हूँ अगर एआई मैडम, हमारी जो कल्चरल आइकॉन है मैडम नूर जहाँ को सामने लिया है, वो 30 साल की हैं, शी इज़ ग्लोइंग। अच्छा, उनकी जो लाइब्रेरी है, म्यूज़िक लाइब्रेरी, वो उठा के एआई ट्रांसफॉर्म कर देती है। गाने नए हैं लेकिन वो नए नहीं है, एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी पे। आपको पता है सर पॉल मैकार्टनी जो बीटल्स का, इसलिए तो शोर मचा रहा है, वो ये सारे आर्टिस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उनके लिए तो एक मुसीबत बनी हुई है। कहते हैं हमारी क्रिएटिविटी चोरी हो रही है, तो ये चोरी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से कोई सोच भी नहीं रहा और अवेयरनेस वो सोच रहे हैं, हम नहीं सोच रहे। अब ये सोचें अगर मैडम नूर जहाँ के नए गाने आ जाते टीवी पे और एक रिलीज़ करते हैं पड़ोसी मुल्क में। आई एम ग्लैड कि ऐसे इदारे अब पाकिस्तान में भी हैं जो न सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि इसके ऊपर अमली तौर पर अब काम करने के लिए भी तैयार है। बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त खत्म हो गया, बहुत फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, एंड मिस खालिद साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने अपने जहन में याद रखनी है तारीखें 19 से 22 जून तक कराची के अंदर ये फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। और अगर आप टिकट वाला पर रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने आप को टिकट वाला पर रजिस्टर करवा लीजिए। कोई आपको फी पे नहीं करनी है इस टिकट की, आप जा सकते हैं, अपने बच्चों को लेकर जाइए। स्टूडेंट्स जो हैं उनका जाना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स भी मिलेंगी, रहनुमाई भी मिलेगी, और आपको पता चलेगा कि आपके लिए सही डायरेक्शन जो है ज़िंदगी की वो क्या है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे हमारे साथ। This segment is brought to you by Jazz and Allied Bank Limited. ओके जी, वेलकम बैक। एक और अहम और बड़ा कौमी मसला है जिस पर आज हमने बात करनी है, वो है पैसों का मसला तो नहीं है। मुझे लगता है पैसों का मतलब पैसों की बात करनी है। आयशा की बात पैसों से शुरू हुई, पैसों पे खत्म। पैसों की बात मत किया करो। मेरी बात सुने, आप यहाँ पे तनख्वाह नहीं लेती हैं? तनख्वाह लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान की मईशत बल्कि समाजी तवाज़ुन को भी शदीद ये मसला जो है वो मुतासर कर रहा है, और मुल्क में दौलत की गैर मसावी जो तकसीम है उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR के चेयरमैन ने एक चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। अब वो इंकशाफ क्या है कि पाकिस्तान की सिर्फ 5% आबादी मुल्क की अक्सर दौलत की जो है वो मालिक है। आप उस 5% में आती हैं? मैं दरमियान में हूँ, दोनों के दरमियान में हूँ। एक आधा बिटकॉइन है बस मेरे पास, बहुत ज़्यादा नहीं है। खैर जी, तकरीबन 1700 अरब रुपए के टैक्स का पाबंद है ये 5% का जो एक हम कह सकते हैं एक पार्ट है पाकिस्तान की पॉपुलेशन में से। इनमें से सिर्फ 499 अरब रुपए ही अदा किए जाते हैं। अब ये फ़र्क जो है बहुत बड़ा फ़र्क है, और ये सिर्फ अददी मसला नहीं है बल्कि ये मुआशरे में नाइंसाफ़ी, गुर्बत, तबकाती खलीज की अगर बात की जाए उसकी एक जड़ भी समझा जाता है। टैक्स रिफॉर्म्स की बात की गई थी इस बजट से पहले भी, जो कि हर बजट से पहले की जाती है, लेकिन इस मरतबा भी बातें हैं बस। हमें नज़र नहीं आया कि कौन से टैक्स रिफॉर्म्स की गई हैं, या वो जो तबका जो टैक्स नहीं देता उसको किस तरह से टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए गए हैं। हमें तो नज़र नहीं आया। हो सकता है फरहान बुखारी साहब को नजर आए हो, तो उनकी तरफ भी चलते हैं, उनसे जान लेते हैं। वेलकम करेंगे आपको फरहान साहब। आपको नए टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर इनको भी टैक्स नेट में लेकर आना है जो 5% का एक पार्ट है हमारी पॉपुलेशन का। असल में हुआ ये है कि मैंने माजी में इस किस्म की बातें बहुत सुनी हैं
वो जो एक कैफियत होती है ना कि सुन सुन के कान पक गए हैं, वो वाली कैफियत है मेरी, क्योंकि ये कहना तो बहुत आसान है लेकिन इस पे कानून का नफाज होगा कब और किस तरह होगा, और क्या कोई सीक्रेट काउज या इवन कोई प्लान भी है या नहीं है? जी बिल्कुल, ये सब के सब सवालात तो हैं ना। ऐसी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स बहुत मुद्दत हुई, मरहूम डॉक्टर महबूबुल हक ने जब बात की थी मुल्क में एक तजाद की, उन्होंने 22 ख़ानदानों की बात की, इस किस्म की बातें हुई। और एक दफ़ा मेरी बड़ी लंबी उनसे इसी मामले पे गुफ्तगू हुई, जब वो आखिरी मुलाकात थी मेरी उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जब तक ये तजाद ख़त्म नहीं होगा वी कैन नॉट प्रोग्रेस, कह दिया। अब उन्हें गए हुए भी 30 साल से मेरे ख्याल में ज़्यादा अरसा हो गया, ये बातें बहुत सुन चुके हैं। और आज के दिन देखिए इस मौजू से मुंसलिक एक और भी ख़बर है कि तेल की कीमतें ताज़ा तरीन बढ़ी हैं पाकिस्तान में। अब ये क्या हमें बताता है? ये बताता ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज़ोर तारीख़ी एतबार से रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, जिनकी हिट सारों को होती है। तेल की कीमत ज़्यादा होती है तो उसका वो एक ही सफ में खड़े कर देते हैं, बाइक वाला भी उतना ही पे करेगा। बिल्कुल, तो ये बार बार इस तरह होता है। और आपके प्रोग्राम में आज सुबह जो शैला रज़ा बात कर रही थी, जिस किस्म के एतराज़ात उनके बजट पे थे कि जी तालीम और सेहत और इस किस्म के मामलात पे वफाकी हुकूमत ने रकम ज़्यादा नहीं रखी, उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद ये है कि हमारी जो मुमलिकत है वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर हो गई है और इंडिविजुअल्स जो हैं वो ज़्यादा बात कहते हैं कि हम फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ जा रहे हैं। जवाब तो ये पेश करते हैं ना, वो जवाब तो अब माली साल शुरू नहीं हुआ तो इस वक्त तो जवाब पेश करना बहुत आसान है, आगे जाके क्या होता है। अच्छा फरहान बुखारी साहब, क्या ऐसे अवामिल हैं कि जिनकी वजह से एक अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है? ये जो गैप है इसको फिल किसने करना है और किस तरह से होगा? कानून 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 का इत्लाक मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, नहीं होती नहीं। हमने कितने साल पहले सुना था कि एफबीआर के पास सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन आ गई है जनाब, वो पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट्स हुए, और ये कि हम लोगों के ट्रैवल पैटर्न्स और एक्सपेंडिचर पैटर्न्स और इस किस्म की कई चीज़ों की बात, लेकिन उसके नतीजे में आपने किया क्या आपने जाके ये जो आप कह रहे हैं कि जी 500 अरब इकट्ठा होता है लेकिन 1750 अरब 3.5 गुना ज़्यादा इकट्ठा होना चाहिए, तो फिर ये जो 1200 अरब रुपए की चोरी होती है ना। और हमने अभी हाल ही में प्राइम इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट का भी जिक्र सुना है यहाँ पे कि जी 1 खरब रुपए से ज़्यादा की टैक्सेस की चोरी हो रही है। ये मेरे ख्याल में अलीम साहब ओवरसीज चैम्बर के जो आए हुए थे उन्होंने हमें बताया था। तो ये सब की सब शवाहिद तो हमारे पास मौजूद हैं, हक़ाइक़ हमारे पास मौजूद हैं। वो जो कहते हैं कि हु इज़ गोइंग टू बेल द कैट, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा, ये असल सवाल है। बस अभी हम जी बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त तो ये हालात इसी तरह की कैफियत है। तो एफबीआर चेयरमैन ने अगर स्टेटमेंट दे दी बहुत अच्छा किया, लेकिन स्टेटमेंट से आगे फिर क्या होगा? और देखिए ना, रूल मेकर्स हैं वो अशराफिया का हिस्सा है, वो क्यों चाहेंगे कि ये सिस्टम खत्म हो और एक दायरा इस्लाहात हो? ये भी अगर कुछ हो गया तो हमें IMF का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो बासर तबक़ात हैं उनमें तो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई लगाव नहीं है कि ज़ोरदार तरीके से आगे चलें और कुछ करके देखें। ऐसे ही है। और ये तज़ाद इतना बढ़ता जा रहा है, ये मुल्क की मुस्तक़बिल के लिए एक और बड़ा चैलेंज होगा कि एक वक्त आएगा जबकि तज़ाद इतना बढ़ जाएगा कि उसका नुकसान भी हो सकता है। मैं उसके अलावा क्या नुकसान मुझे लगता है इससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है अभी जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है। खैर बहुत शुक्रिया, फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना एनालिसिस सिचुएशन के ऊपर पेश कर रहे थे। बहुत अरसे से इकोनॉमी को कवर करते आ रहे हैं, उनके जवाबात से भी वो भी अगर मायूस है तो हमारा तो फिर पता नहीं क्या होगा। जी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं हम। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमने बात करनी है कि आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए या दुनिया के अंदर अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से प्रोसीजर्स आते हैं। ये सबसे पहले मैं आयशा से पूछूंगी, मैं जरूर आपको बताऊंगी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, इनके नुकसानात पर भी हमने बात करनी है, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। थोड़ी सी ज़रा आपकी खूबसूरती की बात कर लेते हैं, और खूबसूरती के लिए जो जो प्रोसीजर्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर मैं लीमैन्स लैंग्वेज में कहूँ, ये जो गोरा चिट्टा होने की जो हमारे यहाँ पर कोशिशें की जाती हैं ना, हमने सोचा कि इसके लिए जो प्रोसीजर्स हैं उनको ना सिर्फ डिस्कस करें बल्कि उनके बारे में ये भी बात की जाए कि वो आपको क्या वाकई में फ़ायदा दे रहे हैं या फिर उनके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, क्या ख्याल है?
मेरा बिल्कुल नेक ही ख्याल है। परेशान हो गई मुझे आपने परेशान कर दिया। मैं आपसे बल्कि ब्रेक से वापस आके सवाल करना चाहिए। आयशा, आपने तो ऐसे कोई प्रोसीजर नहीं करवाया हुआ, आपको शौक था वैसे गोरा चिट्टा होने का? नहीं, मुझे आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माय स्किन टोन, लेकिन ये है कि आपकी स्किन ग्लो करनी चाहिए, आपकी स्किन अच्छी हो, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए, कि हेल्दी स्किन होनी चाहिए। हर लड़की की ख्वाहिश होती है, आजकल तो खैर लड़कों की भी है कि स्किन पे कोई निशान ना हो, कोई पिंपल्स ना हो, एक्नी ना हो, इवन स्किन टोन हो, और यही अल्टीमेट हमारा गोल मतलब अगर आप गोरे चिट्टे हैं और आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, पिंपल्स बहुत ज्यादा हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे तरीके मौजूद हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ड्रिप्स, आईवी ड्रिप्स इनको कहा जाता है या स्किनी ड्रिप्स भी कहा जाता है, वो सामने आ चुके हैं जिसको लोग अब मिसयूज भी करना शुरू हो चुकी हैं। तो हमने उनको जरा डिस्कस करना है और हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम कमेंट नहीं करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, हमारे साथ इस वक्त मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट हिरा खलील मौजूद है, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज के अंदर। उनको हम वेलकम करेंगे। हिरा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप अपनी जो स्किन है, इसके ग्लो का, आपके जो बाल हैं खूबसूरत, इसका राज बताएं। ट्रीटमेंट्स हैं इसके पीछे? देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना, उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी स्किन है, हेयर्स हैं, हर चीज़ की मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, लेकिन मेंटेनेंस में आपने ओवर द बोर्ड नहीं जाना। आपने इतना नहीं करना जैसे हमारे पॉपुलेशन में आजकल जैसे कोई भी चीज़ की हाइप क्रिएट होती है, जैसे अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे आईवी इंजेक्शंस की, विच इज़ बेसिकली ग्लूटाथायोन। अच्छा, ग्लूटाथायोन की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए ना, ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट है। इट इज़ अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल लेवल के ऊपर जो सेल रिपेयर का प्रोसेस होता है, वो उसको एक्सेलरेट करता है। जो भी सेल डैमेज हो रहा होता है उसको कम करता है, विच अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन इन द फॉर्म ऑफ ग्लो। स्किन टेक्सचर आपका अच्छा होता है, आपको अपनी स्किन क्वालिटी अच्छी लगती है। ये तो एक अच्छी चीज़ है। मेलानिन को ट्रीट करने के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते इसको? आप मेलानिन, अच्छा देखिए, इसका ना बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था पहले के जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते थे या जो लिवर टॉक्सिसिटी के पेशेंट्स थे, एल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, ये उनमें यूज़ किया जाता था एज अ इम्यून बूस्टर। ठीक है, उसका फिर एक ऑफ लेबल साइड एक इफेक्ट देखा गया कि उससे आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन भी लाइटन अप हो रहा है। हमारे में तो ना एशियन, हमें मौका मिल गया गोरा होना है, गोरा होना है। अच्छा, उसमें ना लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हैं। जितनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल शक्ल बदल जाएगी इसके बाद, तो मैं अलग ही रूप नजर आएगा मेरे पे, ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं लोग। यस, बिल्कुल। और लोगों को लगता है कि ये ओनली रेमेडी है और बस हम ड्रिप्स लगवाएंगे और बस हमारे सारे प्रॉब्लम्स 1 to A to Z खत्म हो जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। ये एंटीऑक्सीडेंट है, आपको अपनी हेल्थ बेहतर लगती है, स्किन बेहतर लगती है। हमारे सेलिब्रिटीज़ या हमारे जो हीरोज होते हैं, वो बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो सेट कर देते हैं, और हमने लोगों के कलर्स तब्दील ओवर द टाइम कलर्स तब्दील होते हुए भी देखे। आप क्या बात कर रही हैं? हाँ, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ पाकिस्तान और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी भी बात कर रही हूँ। जब हम उनको देखते हैं या हमारे जैसे आम लोग उनको देखते हैं, तो आप कहते हैं कि ये तो पॉसिबल है। तो ये चीज़ कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है किसी भी शख्स के माइंडसेट को, या किसी लड़की, एक यंग लड़की है जो है वो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। अच्छा देखो, उसमें सिर्फ ड्रिप्स का रोल नहीं है। ये नहीं हो सकता, आपको अपनी स्किन केयर भी मेंटेन रखनी है, अपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, आप लाइटनिंग एजेंट्स हम साथ देते हैं, आप वो इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट्स यूज़ करना अलोंग विद योर मेंटेनेंस। अगर किसी की पिगमेंटेशन है, लोग क्यों आते हैं, कोई सन स्पॉट्स हैं, मिलाजमा झाइयाँ जिसको हम कहते हैं, या वैसे ही डबल स्किन टोन है, कहीं से लाइट है कहीं से डार्कर है, क्या उन सब का एक ही सोल्यूशन है विच इज़ ग्लूटाथायोन ड्रिप्स? नो, it is a supportive treatment. Definitely it do help with betterment of your skin, the glow. लेकिन सिर्फ उसके ऊपर अगर आप ये समझते हैं कि अगर हम सिर्फ ग्लूटा लगवाएंगे और उसके अलावा एक ही फॉर्मूला सब पे अप्लाई नहीं हो सकता, सबकी स्किन अलग है, ये अवेयरनेस लोगों में नहीं है। अब आम बंदा है, उसको पता ही नहीं उसकी स्किन के साथ मसाइल क्या हैं, उसकी स्किन टाइप क्या है, उसको करना क्या है। ऐसे पेशेंट्स के साथ आप रोजाना डील करती होंगी जिनको फिर उनको ये भी बताना पड़ता होगा कि ये जो आप, वो ज़ाहिर लोग किसी से सुन के आ जाते हैं कि उसने ये करवाया तो मुझे भी इसी में से। मीडिया के ऊपर भी बहुत हाइप है ना, बहुत लोग प्रमोट भी करते हैं उसको। फिर असल में लोगों का, हमारी ना स्किन टाइप्स होती हैं। अब जो स्किन टाइप 1 है वो बहुत गोरा बनता है, यूरोपियन जैसे होते हैं, और स्किन टाइप 6 इज द डार्कर वन। ये एक्सपेक्टेशन रखना कि अगर मैं स्किन टाइप 5 हूँ या 6 हूँ और मैं ड्रिप्स लगवाऊंगी और मैं स्किन टाइप 2 में या 1 में चली जाऊंगी, ये दिस इज नॉट पॉसिबल।
एट ऑल, ठीक है। इट्स अ सपोर्टिव थेरेपी, इट्स अ गुड थिंग, इट्स एंटाई ऑक्सीडेंट, आपको हेल्प आउट जरूर डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे, लेकिन ये अलोन कुछ नुकसान भी है इन आईवी ड्रिप्स का? अच्छा देखिए, ग्लूटाथान जनरली इसकी सेफ्टी प्रोफाइल इज गुड, ठीक है, बट अगेन हर बंदा हर चीज का कैंडिडेट नहीं हो सकता। कुछ हिस्ट्री में इस तरह की चीजें होती हैं, कुछ बेसलाइन टेस्ट होते हैं जो हमने करवाए। also I heard, right? हर कोई अफोर्ड भी नहीं इसको कर सकता। तो फिर जो लोग वो चाहते हैं कि आईवी ड्रिप्स वाले उनको फवाइद मिल जाए, उनकी बॉडी के ऊपर वो वाले असरात मिले, ऑल्टरनेट ऑप्शन उनके लिए क्या हो सकता है? अच्छा, ऑल्टरनेट ऑप्शंस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे अगर डिपेंड करते हैं किसी का कंसर्न क्या है। सपोज अगर कोई डिटैनिंग के पर्पस के लिए या पिगमेंटेशन के लिए यूज करना पड़ता है, उसके लिए आप लेजर्स पे भी जा सकते हो, आप मीजोथेरेपी पे जा सकते हो। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, उसके साथ टॉपिकल एप्लीकेशंस भी काम करते हैं। घर में कुछ नहीं हो सकता, कोई घर का टोटका, क्योंकि लेजर्स भी सस्ते थोड़ी हैं जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं। घर में फिर आप स्किन केयर अपनी अच्छी रखें, जिसमें एक अच्छा सन ब्लॉक, एक अच्छा मॉइस्चराइजर, एक अच्छा फेस वॉश, अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट भी मेरे ख्याल से जरूरी है जो आपको सही तरीके से करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस तरह आयशा ने कहा, ये एक्सपेंसिव हैं ये ट्रीटमेंट्स, और वो सिर्फ पैसे के चक्कर में लोगों को इस तरफ लगा देते हैं। क्योंकि आप लोग जो मीडिया में देखते हैं ना, लोग सेलिब्रिटीज को और सबको वो मेंटेन भी रखते हैं, और मेंटेनेंस कम्स एट अ कॉस्ट। वो कॉस्ट है जो हर बंदा बेयर नहीं कर सकता। मुझे लगता है माइंडसेट भी चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक आप लोग अपनी बेटियों को लेकर आते हैं हमारे पास कि मतलब इसका रिश्ता नहीं हो रहा या इसकी शादी, दे हैव नो आइडिया जिसको हमने बदलना है सोसाइटी में। दे हैव नो आइडिया कि उसका इंपैक्ट उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या है। दे डोंट अंडरस्टैंड। खैर, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी के अंदर भी आपको पता है कि घर में बैठे बैठे भी टैनिंग हो जाती है, आप धूप में नहीं भी निकल रहे, उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, घर में बैठे बैठे भी देखो, एक अच्छी सी विजिट टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट वो आप करो, और अपनी एक स्किन केयर रूटीन है उसको आप रिलीजियसली फॉलो करो। ठीक है, एक बेसिक स्किन केयर रूटीन हिरा बता दे, क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल के लिए? अच्छा फेस वॉश सबसे पहले जो आप चूज करोगे रिगार्डिंग योर स्किन टाइप। ऑयली स्किन है तो उसके अंदर जैसे सैलिसाइलिक एसिड हो गया, एजेलिक एसिड हो गया, इस तरह के एक्टिव बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, कौन सा फेस वॉश यूज करना है? जनरली हम वो तो रिकमेंड नहीं करते, हम नाम तो नहीं बताएंगे डेफिनेटली, स्किन टाइप को देखते हुए, आई मीन पहले अपनी स्किन टाइप का पता होना जरूरी है। इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ऑयली स्किन टाइप है, ठीक है, ऑयली स्किन टाइप क्या होती है कि जैसे आप फेस वॉश करते हो, विद इन हाफ आवर 1 आवर आपको दोबारा ऑयल आना शुरू हो जाता है। देन कम्स अ कॉम्बिनेशन स्किन, जिसमें टी जोन ऑयली होता है, रेस्ट ऑफ द स्किन नॉर्मल होती है। सैलिसिलिक एसिड इज गुड फॉर दैट। सैलिसिलिक एसिड इज गुड फॉर ऑयली स्किन, बहुत अच्छा ऑयल कंट्रोल करता है, एक्नी कंट्रोल, इवन जो एक्नी प्रोन स्किन है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। क्या जब ड्राई स्किन की तरफ आ जाते हैं तो आपको हाइलुरोनिक एसिड विच इज अ हाइड्रेशन मॉलिक्यूल, फिर आपको उसकी प्रोडक्ट्स यूज करनी होती है। सो सनब्लॉक का इस्तेमाल, सनब्लॉक इज मस्ट, विदाउट सबको ही करना, तो एग्जैक्टली सबको ही करना पड़ेगा, सबने करना है। इवन बच्चों के सनस्क्रीन्स भी आते हैं, आपको पता होगा, बच्चों के अलग सनब्लॉक्स आते हैं, वो केमिकल सनस्क्रीन्स उनको नहीं एडवाइस करते, बट सनब्लॉक पे तो इफ यू आर नॉट यूजिंग योर सनस्क्रीन, उसके अलावा आप जो मर्जी कर लें वो आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता। जो मर्द हजरात जिनको घर से ज्यादा बाहर नॉर्मली जा रहे होते हैं, क्योंकि खवातीन, तमाम खवातीन तो नहीं, वर्किंग विमेन नहीं होती हैं, उनके लिए कुछ टिप्स आप दे दें कि वो अपने आप को कैसे, उनके लिए भी सनस्क्रीन जरूरी है और क्या क्या कर सकते हैं? सनस्क्रीन मस्ट है। अच्छा, बहुत से लोगों को ना प्रॉब्लम क्या होता है सनब्लॉक लगाने से कि वाइट कास्ट, एक आपको वाइट सा नजर आता है। अब तो इतने अच्छे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं कि जिसमें बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है, आप लगाते हैं और विद इन 10-20 सेकंड्स वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें अगेन इंपॉर्टेंट है, जैसे आप ऑयली स्किन है तो सीबम कंट्रोल जो सनस्क्रीन्स आते हैं आप वो यूज करो। अच्छा, लास्ट 30 सेकंड्स हमारे पास, 10 सेकंड्स के अंदर अगर आप बता सकें, आईवी ड्रिप्स जो हैं वो वाइटनिंग के अलावा भी बहुत सारी होती हैं, उसके अंदर विटामिन बूस्टर का भी है, जरा उसके बारे में बता दें। बहुत सारी आईवी ड्रिप्स इंपॉर्टेंट है। हम जब ग्लूटा लगाते हैं या कोई भी वाइटनिंग, तो सिर्फ वो नहीं होता, उसमें विटामिन सी भी होता है, उसमें अदर लाइटनिंग एजेंट्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं। ड्रिप्स में बहुत से नैट ड्रिप आजकल बहुत फेमस है, इट्स ऑल्सो वेरी गुड ड्रिप, वो भी आपको हेल्प आउट करती है। बट अगेन एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, उसका एक चेक होना चाहिए। प्लस हर बंदा हर चीज का कैंडिडेट नहीं होता है। वो आप विजिट करोगे तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों में। थैंक यू सो मच इरा। हमारे टेक अवेज क्या निकले हैं जनाब? आप आईवी ड्रिप्स लगवा सकें, आपके माइंड के अंदर गोल ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे ना अपना रंग जो है वो सफेद करना है, स्किन जो है वो हेल्दी हो जाएगी आपकी, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है इन आईवी ड्रिप से, तो अपने गोल को, अपने माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज द टेक अवे फ्रॉम दिस सेगमेंट। बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन। अब हम इजाज़त चाहेंगे आपसे क्योंकि वक्त हमारा खत्म हो चुका है, मैं ब्रेक लेने लगी थी, वक्त हमारा पास खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।